બધાને વિનંતી કે પોતાનું સ્થાન ગ્રહણ કરે અને સાથે સાથે મોબાઈલને વાઇબ્રેશન મોડમાં મૂકી દે. દરેકને વિનંતી કે મોબાઈલ વાઇબ્રેશન મોડમાં મૂકે. આજુબાજુ आज के इस सभा के आयोजक, मुंतजमीन, ऑर्गेनाइजर, हिंदू जागरण मंच, इसके तमाम पदाधिकारी, राजेश भाई शाह, प्रांत महामंत्री हिंदू जागरण मंच, नीरज भाई जैन, प्रांत विधि प्रमुख हिंदू जागरण मंच, केतन भाई पटेल, प्रांत बेटी बचाओ प्रमुख, कुणाल छाबड़ा, अच्छा हम लोगों का थोड़ा प्रोनाउंसिएशन का प्रॉब्लम है, भरूच जिले के अध्यक्ष हिंदू जागरण मंच, दीपिका शाह, भरूच जिला उपाध्यक्ष हिंदू जागरण मंच, रोहित भाई पटेल, भरूच जिला महामंत्री हिंदू जागरण मंच, कुणाल भाई राणा, जिला बेटी बचाओ प्रमुख हिंदू जागरण मंच, किशन भाई वघेला, भरूच जिला युवा आयाम, जिगर भाई जादव, जिला विधि आयाम हिंदू जागरण मंच और तमाम समस्त कार्यकर्ता और भरूच के गणमान्य नागरिकों, मेरे बुजुर्ग, मेरे हम उम्र नौजवान साथियों, मेरी माएँ, बहनें, बेटियां, मैं भरूच में जब 2 साल पहले आया था तो मुनीम साहब जिंदा थे और अब वो नहीं हैं. हमारी परंपराओं में जाने के बाद उन्हें श्रद्धांजलि जरूर दी जाती है. तो भरूच जिले को श्रद्धांजलि देनी चाहिए, साथ ही साथ ऐसा मुनीम दोबारा पैदा ना हो भरूच में, इसकी कामना करनी चाहिए. मैंने सुना है कि ये जो भरूच जो नाम है पहले किसी ऋषि मुनि के नाम पर इसे भगरू कक्ष कहा जाता था. उत्तर प्रदेश में इसकी मुहिम चल पड़ी है, नाम बदले जा रहे हैं और लगातार इसकी कोशिश जारी है. और आज भी जब हम लैंड जिहाद की बात करते हैं तो बहुत छोटे से दायरे में करते हैं, बहुत छोटे से मामलात को देख करके हमको लगता है ये लैंड जिहाद है. और जिहाद शब्द आया कहां से, इसकी उत्पत्ति कहां से हुई, वो कौन सी किताब है, उसके बारे में हम बात नहीं करते. समय समय पे बीमारियां आती हैं, चाहे वो बीमारी मलेरिया हो, टीबी हो, डेंगू हो, चिकनगुनिया हो, हम हर किस्म की बीमारी का इलाज का टीका निकालते हैं. कोरोना का भी आपने निकाला, लेकिन कुरान की बीमारी का आपने आज तक कोई इलाज नहीं किया. पूरी दुनिया उसका इलाज निकाल रही है, इसमें कुछ भी डेरोगेटरी नहीं है, किसी के मजहब के बारे में कोई सवाल नहीं उठाया जा रहा. लेकिन सनातनी समाज जो हर विषय पे बात करता है, सीता पे भी बात करता है, राम पे भी बात करता है, हर विषय पे. लेकिन ये अजीब समाज है कि इस देश में गांधी पे बात करना जो है वो बड़ा भारी काम है, कुरान पे बात करना बड़ा भारी काम है. हर दुनिया की किताब पे चर्चा हो सकती है लेकिन कुरान पे नहीं हो सकती. और कुरान पे आप बात करेंगे तो आप सांप्रदायिक हैं. डेनमार्क में कोई कानून बना देगा और कार्टून बन जाता है तो पूरी दुनिया में आग लग जाती है. लेकिन आप कहते हैं कि हम बहुत महान लोग हैं, हमारे यहां फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, हमारे यहां फ्रीडम
ऑफ पावर है बोलने की। इसलिए आपके यहां मां दुर्गा से लेके मां सरस्वती के कार्टून नंगे बनाए जाएं तो भी ये समाज कुछ नहीं कहता है। और जहां आपके अंदर इतनी निडरता होती है कि दिल्ली विश्वविद्यालय, जहां बड़े बड़े हिंदू संगठन मौजूद हैं, बड़े बौद्धिजीवी मौजूद हैं, 24 घंटे में से 23 घंटे हिंदुत्व की बात करते हैं, उस दिल्ली विश्वविद्यालय के अंदर बीए पास 1 के कोर्स में लगातार 10 साल तक रामानुजम साहब की किताब पढ़ाई गई और धड़ल्ले से लोग पढ़ते रहे। उस 10 साल में हजारों हिंदू परिवार के बच्चे उसको पढ़ के आगे निकल गए, लेकिन किसी के अंदर वो चेतना नहीं थी, किसी के अंदर इस बात की जुर्रत नहीं हुई कि इस बात को कम से कम हम पब्लिक डिबेट में तो ला सकते हैं। बीए पास 1 दिल्ली विश्वविद्यालय कोर्स में पढ़ाया जा रहा है। किताब का नाम था, रामानुजम की किताब थी। उसमें पढ़ाया गया कि मां सीता का जन्म रावण की छींक से हुआ। मां सीता के लक्ष्मण जी के साथ अनैतिक संबंध थे। हम सुनते रहे, देखते रहे, लेकिन बोले नहीं। हमें लगता है कि हमारी समस्या कोई दूसरा सुने और दूसरा ही उसका समाधान निकाले। हम सिर्फ जब समाधान होगा तो ताली बजाएंगे। और इस दरमियान बहुत सारे लोगों को पता था, लेकिन कोई बोला नहीं। दिल्ली में कुछ लोग सक्रिय हो गए, सुप्रीम कोर्ट गए। इस विषय पे सुप्रीम कोर्ट से जिरह करनी पड़ी उन लोगों को, और आखिर में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद वो कोर्स बंद हुआ। और हम खुश हो गए, साहब एक काम हो गया, ताली बजाई, फिर हम आगे चले गए। अगर इस तरीके से जीवन में और भारत राष्ट्र के सामने जो चैलेंजेस हैं, अगर आप इस तरीके से खुश हुए तो मैं समझता हूं कि लड़ाई नहीं लड़ पाएंगे आप। अगर दुनिया का सबसे बड़ा कोई लैंड जिहाद हुआ, ऐलान के साथ हुआ, घोषणा के साथ हुआ, पूरी सोची समझी रणनीति के साथ हुआ, तो 1947 में पाकिस्तान का बनना सबसे बड़ा लैंड जिहाद था। अगर किसी को कुरान के बारे में गफलत है, कोई कंफ्यूजन है, तो दारुल हरब और दारुल इस्लाम की थ्योरी को पढ़ लें। ये दारुल हरब क्या है, दारुल इस्लाम क्या है, ये गज़वाए हिंद क्या है, इसका वर्णन तमाम शरिया उसमें मिलता है, जो उनकी हदीस है। लिहाजा आज 2021 के भारत में दिल्ली में कुछ बदला, कुछ राज्यों में कुछ बदला, लेकिन अभी भी मैं मानता हूं कि सरकार बदलना राष्ट्र के बदलाव का बहुत बड़ा मुद्दा नहीं होता। सरकार बदलने से व्यवस्था नहीं बदलती है, और सरकार भी जब बदलती है जब उस राष्ट्र के राष्ट्रवादी बदलते हैं। आज 20-25 राज्यों में आपकी सरकार है, अलग अलग उसकी आप खबरें सुनते हैं, कहीं अच्छी खबरें भी आती हैं, कहीं बुरी खबरें भी आती हैं, लेकिन जब तक समाज में परिवर्तन नहीं होगा, सरकारें आएंगी जाएंगी, कुछ कानून बनाएंगी, कुछ हटा देंगी, लेकिन सरकारों की बड़ी सीमित भूमिका होती है, सब कुछ वो नहीं कर पाती। लिहाजा हमें अपनी जिम्मेदारी को समझना चाहिए। और अभी पूरा देश बंगाल को देख रहा है, क्योंकि जिस जम्मू कश्मीर की बात हम बार बार करते हैं, जिसका जिक्र भी किया गया, हमने जम्मू कश्मीर को ना पढ़ा, न सुनने की हमने कोई कोशिश की, न जानने की कोशिश की, और हम अपनी जिंदगी को उसी अंदाज में जीते रहे कि हम हैं, हमारा घर सुरक्षित है, बस, बाकी हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। मैं ये बात बार बार इसलिए कहता हूं कि गुजरात, भरूच, बड़ौदा और कच्छ से लेकर के जितने भी आपके जिले हैं, दिल्ली है, दिल्ली भारत की जब ही सुरक्षित रह सकती है
जब तक आपकी सीमाएं सुरक्षित रहें और आपकी सीमाओं को कोई भेद नहीं पाए, इसके लिए सेना के लोग काम करते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी आप सबको याद होगा कि 1971 में बांग्लादेश बना, भारत की सेना वहां गई, 93,000 पाकिस्तानी फौजियों को सरेंडर कराया गया और हम फिर खुश हो गए कि हमने बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की है और हम भूल गए। लेकिन जिन लोगों से आपकी वैचारिक नहीं, वैचारिक बातचीत तो झगड़ा तो हो सकता है किसी से, आपके विचार कुछ हो, मेरे विचार कुछ हो, लेकिन जिनका सिद्धांत ही इस बात पर रखा हो कि मेरे नबी और अल्लाह के अलावा किसी और की पूजा पद्धति जायज नहीं है। अगर आप ये समझते हैं कि उनका पहला कलमा सूरह नंबर 9 आयत नंबर 5 क्या कहती है कि जो भी मुशरिक हैं, मुशरिक कहते हैं मूर्ति पूजकों को, उनकी हत्या जस्टिफाई है। इसलिए आप कंफ्यूज करते हैं, ये वाला मुसलमान अच्छा है, ये वाला थोड़ा खराब है, ये कट्टर है, ये मॉडरेट है। ये परिभाषाएं आपने अपनी सुविधा के लिए बनाई हैं। कोई मॉडरेट और कोई कट्टर नहीं है। जो कुरान मजीद को मानेगा वो ये सब काम करेगा, इसलिए ना कोई मॉडरेट है ना कोई कट्टर है। ये आपने परिभाषाएं अपनी सुविधा के लिए गढ़ी हैं। लिहाजा आप जिस मानसिकता से पूरी दुनिया लड़ रही है, जो मानसिकता 1400 साल पहले अरब में पैदा हुई, उसके पैदा होने के तमाम सारी तथ्य मौजूद हैं, उसको भी हम नहीं पढ़ते हैं। और वो क्या है, उसकी फिलॉसफी क्या है, हम उसको जाने बगैर हम उसका इलाज करना चाहते हैं। सन 1947 में भारत विभाजन हुआ, हजारों लाखों लोग चले गए, 10.5 लाख लोग मारे गए, तब ये देश आपको मिला। लेकिन हम उन तमाम नेताओं और वो जो बड़े बड़े तथाकथित बुद्धिजीवी थे जिन्होंने सत्ता के साथ मिलकर के इस पूरे देश के साथ एक ऐसा षड्यंत्र किया कि आने वाली नस्लें, नस्ल दर नस्ल, जनरेशन टू जनरेशन, आप मानसिक रूप पे गुलाम बने रहें, आपके अंदर एक हीन भावना का भाव भर दिया जाए, आप इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स के शिकार रहें, एहसास कमतरी के शिकार रहें। लिहाजा कभी आपके अंदर पुरुषार्थ न जागे, आप अपने इतिहास को न जान पाएं, आप अपनी संस्कृति को न जान पाएं, आप अपनी मूल परंपराओं और सरोकारों को न जान पाएं। इस तरीके का पूरा एक खाका तैयार किया गया। न उस दौर में बहुत सारे लोग लड़े, बहुत कम लोग थे, उन्होंने पूरी कोशिश की, लेकिन कुल मिलाकर के पूरे समाज ने उस पूरी मानसिकता को एक्सेप्ट कर लिया। जो समाज छोटे छोटे बातों पे तर्क करता हो, हर बात में अच्छे बुरे की बात करता हो, जिसकी परंपरा में शास्त्रार्थ हो, उस समाज ने कभी यह नहीं पूछा कि भाई भारत के अंदर किस डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ है कि 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ था। न तो ब्रिटेन की लाइब्रेरी में है, न उनकी पार्लियामेंट में कहीं है, न उनके संविधान में है, न हमारे संविधान में है, लेकिन हम 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ था इसकी रट लगाए हुए हैं। और क्योंकि आप खामोश रहते हैं और उनको पता चल गया है कि जो कुछ इनको बता दोगे, जो कुछ लिख दोगे, ये सिर्फ पढ़ लेते हैं और पास होने के लिए उसे एग्जाम में वही बात लिख के आते हैं, भले ही वो हकीकत में झूठी हो। तो एक झूठ नहीं, क्योंकि आपकी खामोशी ने सत्ताओं पर बैठने वाले लोगों को लगातार इसकी जारी रखने की इजाजत दी। संविधान बना, संविधान कैसा बना आप सब जानते हैं। संविधान में क्या था, क्या नहीं था, ओरिजिनल संविधान क्या था। हो सकता है आज बहुत सारे युवा पूछते हो कि इसकी रिलेवेंस क्या है,
जब तक अपने पास्ट को नहीं जानोगे तो वर्तमान में कभी ठीक नहीं रह सकते, और अगर वर्तमान को ठीक कर दोगे तो फ्यूचर कभी खराब नहीं हो सकता। लिहाजा आज ये छोटी छोटी बात इसलिए बार बार कहता हूं कि हमें हर चीज की कहीं ना कहीं से इंस्पिरेशन मिलती है, और हमारे अंदर बहुत सारे ऐसे भाव पैदा होते हैं जिससे हमें उस जानने की जिज्ञासा होती है, और जब हम जान जाते हैं तो हमारे अंदर एक बल पैदा होता है, और वही बल है कि आज पूरे देश में 10-12 लोग, इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, चाहे मेजर जनरल जीडी बख्शी हो, चाहे हाल के दिनों में आपने सुशील पंडित के ऊपर एक बड़ा हमला होने से बचे की खबर सुनी हो, ललित अंबरदार साहब हो, मेजर जनरल जीडी बख्शी हो, ये देश में कहीं ना कहीं मेरी तरह कुछ ना कुछ बात कह रहे हैं इस वक्त। आखिर क्या वजह है कि इन लोगों को लोग सुन रहे हैं? न हमारा किसी राजनीतिक दल से कोई संबंध है, न किसी सामाजिक संगठन से कोई हमारा संबंध है, न हम करोड़पति हैं, न हमारे पास कोई लाव लश्कर है। हम साधारण से लोग हैं, साधारण परिवारों से आए हैं। और क्या वजह है कि आप उस राज्य के लोग हैं कि आपके एक आदमी को तो पूरी दुनिया सुनती है और आप मुझे सुनने आए। कोई वजह है, कोई आपके मन के अंदर, कोई आपके दिमाग के अंदर कोई चीज आपको परेशानी है जो बार बार आपको उससे सवाल पूछ रही है, और आप उसका सही मायनों में सही तरह तथ्यों के साथ जवाब चाहते हैं, और उस तकलीफ से बाहर निकलना चाहते हैं कि आखिर दुनिया का वो एक ऐसा देश, एक ऐसा राष्ट्र, एक ऐसी संस्कृति जिसने पूरी दुनिया को एक रास्ता दिखाया हो, ज्ञान दिया हो, पूरा विश्व आपके उस पुरुषार्थ का लोहा मानता हो, आज वही समाज अपने अंदर अंधकार में है। सबसे ज्यादा अंधकार सनातनी हिंदू समाज के अंदर है। इसलिए मैं बार बार एक बात कहता हूं कि छोटी छोटी चीजों का बड़ा असर होता है। सरकारों पे जब आप सही सरकार चुन लें तो सरकार को काम करने दें, रोज रोज उससे हिसाब मांगने दरवाजा खटखटाने मत जाइए। आपको पता नहीं है, ये बड़ा अच्छा लगता है कहने में कि जो ताकतवर होता है, मेरा मानना है कि दुनिया में जो सबसे ज्यादा ताकतवर होता है वही सबसे ज्यादा कमजोर होता है, बड़े सारी बाधाओं से बंधा हुआ होता है। हम छोटा सा सामाजिक संगठन, छोटा सा परिवार नहीं चला पाते, उसमें परेशान हो जाते हैं। लेकिन शायद हमें इस बात का बोध नहीं है कि 70 सालों तक इस भारत को कैसे रौंदा गया है। स्टेट ने रौंदा है, सरकारों ने रौंदा है। आपकी सरकारें आपके राष्ट्र के खिलाफ काम कर रही थी। आप चाहते हैं 6 साल में सब ठीक हो जाए, ये मुमकिन नहीं है। हम बहुत दिन बाद जागे हैं, इसलिए जब आप जागे, और मैं बार बार ये कहता हूं कि गुजरात में आता हूं, आपकी मोहब्बत है, जगदीश भाई के शब्द हैं, मैं कोई बड़ा काम नहीं कर रहा, और खासतौर से गुजरात में आकर के तो मुझे ये लगता नहीं है, बिल्कुल नहीं लगता। उसकी वजह है, मैं गुजरात इसलिए आता हूं, अगर मेरा बस चले तो मैं बिना बुलाए भी आ सकता हूं, लेकिन मेरे आने के पीछे का कारण है इसलिए कि आप वो लोग हैं कि जीवन में गलती करते भी हैं तो इतने गाजे बाजे के साथ उसका प्रायश्चित भी करते हैं। लिहाजा मैं मानता हूं कि अपने घर में कोई बहुत अच्छी चीज होती है तो हम बाहर वालों को जल्दी देते नहीं है। आपने तो
जिस हीरे को 15 साल तराशा था उसे देश को दे दिया है। और आप, यहां हीरा बहुत होता है, मैंने बड़े सुना है यहां हीरे की बड़ी बड़ी मंडियां हैं। हम तो गरीब लोग हैं, हम तो पिक्चरों में हीरा देखते हैं, लेकिन आप बड़े दिल वाले लोग हैं। लोग कहते हैं ये बड़े बिजनेस के लोग हैं, बड़ा घोड़ा भाग करते हैं। हो सकता है निजी जिंदगी में करते हो आप। 2014 में एक दिया, 2019 में दूसरा भी आपने दे दिया। जब समाज के अंदर पुरुषार्थी पैदा हो तो आप इस बात का यकीन करें कि आपने पिछले 70 सालों में सरकारें ठाकुर, ब्राह्मण, यादव, दलित, ऊपर नीचे, अगड़ा पिछड़ा होकर चुनी, उसका फल और उसकी सजा आपको मिली। आप पहली बार आपने 2014 में सरकार नहीं चुनी, पहली बार भारत राष्ट्र के लोगों ने, सनातनी हिंदू ने अपने स्वार्थों से ऊपर उठ करके एक ऐसा आदमी चुना और उसको यह एहसास कराया कि तुम्हें हम सड़कें बनाने के लिए नहीं चुन रहे हैं। सड़कें तुमने बहुत गुजरात की अच्छी बना दी है, सड़कें तो बनती बिगड़ती रहती हैं, टूटती रहती हैं, ये कोई बड़ा महत्व नहीं है। तुम्हें हमने राष्ट्र बनाने के लिए चुना है। और यही भाव है कि पूरे देश का माहौल बिगड़ा हुआ है और यह माहौल अभी बिगड़ेगा। अभी बहुत सारे शाहीन बाग पैदा होने हैं और हम चाहते हैं कि जितने ज्यादा होंगे उतना ही राष्ट्र मजबूत होगा। इसलिए सरकार के बदलने से लोग परेशान नहीं हैं। यह पहली बार हो रहा है कि राष्ट्र बदल गया है तब सरकार बदली है। लिहाजा आपने एक नहीं बहुत सारे पुरुषार्थी दिए, लेकिन उनका वर्णन करने में आप लोग बड़े कंजूस लोग हैं। अपने लोगों की तारीफ खुल के नहीं करते हैं आप। हमारे यहां तो ऐसे की तारीफ होती है कि जो तारीफ के लायक ही नहीं होते। हमने तो इतनी तारीफ की और आज तक ये समझ नहीं पा रहे कि उस 70 सालों में जो तारीफ की थी वो किस बुनियाद पे की थी, क्या वजह थी भाई। कभी हमने पूछा नहीं कि एक शख्स पैदा हुआ, उसने ऐसा कौन सा पुरुषार्थी काम किया था। क्या माउंट एवरेस्ट पे चढ़ा था वो, या समुद्र में छलांग लगा दी थी, या अंग्रेजों की गर्दन पकड़ ली थी। वो पैदा हुए तो पैदा तो बहुत सारे लोग होते हैं, देवी गौड़ा भी हुए थे, डेट पता है। लेकिन आपने कहा कि इस पुरुषार्थी को जिंदा रखना है, तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, ऐसा करते हैं कि इन्हें बच्चों से विशेष लगाव था, यानी 14 नवंबर को हम इनका जन्मदिन मनाएंगे। इन बेचारे देश के बच्चों ने क्या कसूर किया था जिनका आपने आइडियल ऐसा बनाया है। ये बच्चे आपसे पूछेंगे बताओ 14 नवंबर को कौन पुरुषार्थी पैदा हुआ था, हम कैसे बहादुर बने, इस जैसे बहादुर बने। तो आप तो यही बता रहे थे। तो सही आइकॉन चुनना भी किसी समाज के लिए जरूरी होता है। और जब आइकॉन सही चुनते हैं, और अपने घर के अंदर जो आपको कैलेंडर लगाने का शौक है, 2014 से पहले मैं दिल्ली में हूं, लाइन लगा करके बड़े बड़े सांसद सिफारिश भेजते थे, डायरेक्ट जाते थे कि हमें एक विशेष किस्म का कैलेंडर चाहिए, जिस कैलेंडर बनाने का आदमी आजकल लंदन में भागा हुआ है। बड़ा पसंद था कैलेंडर लोगों को, वही लगाएंगे हम। वो आदमी बाहर गया, कैलेंडर यहां बंद हो गया और अब एक दूसरा कैलेंडर लग गया है, जो सुबह 6 बजे भी बोलता है और रात के 12 बजे भी बोलता है। और जब खाली समय होता है तो मन की बात में भी कहता है।
और आप जब बोलते हैं, अपनी बातों को तथ्यों पर रखते हैं, राजनीतिक भाषण एक अलग बात है, तो दुनिया आपको सुनती है। दुनिया भारत को 1947 से नहीं देखती, जो हमें बताया गया कि एक लंगोटी वाला आया था और उसने चरखा चलाया और अंग्रेज डर के भाग गए। ये सुनने में अच्छा लगता है। ऐसी बातें हम लोग करते रहते हैं क्योंकि हमारी आदत है कि हम बुरे को भी अच्छा कहते हैं। इसलिए आज जब आपके आदमी ने इसी गुजरात के अंदर किसी को छोटा नहीं किया, किसी के मान सम्मान में कमी नहीं की, लेकिन इतनी ऊंची बिल्डिंग बनाई है और वहां से इतनी ऊंची मूर्ति लगाई है कि लोगों को लेट के भी नजर आती है। और जब आप उसकी मूर्ति देखते हैं तो उसके किस्से भी सुनते हैं, फिर समाज में उस पर बातचीत भी होती है। और जब बात होती है तो 370 की बात आपने कही। मैं उस तथ्य की तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं कि धारा 370 को लेकर के बहुत बहसें सुनी होंगी आपने। धारा 370 किस मकसद से आई थी, क्यों आई थी, आप सबको पता होगा। अब तो वो चली भी गई। वो आए थे जिन्हें 12 साल गद्दारी के जुर्म में भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने जेल में रखा। उनका नाम था शेख मोहम्मद अब्दुल्ला। वो दिल्ली आए थे और धारा 370 के बारे में अलग अलग नेताओं से मिले। और कुछ लोग अपने आप को जरूरत से ज्यादा चतुर समझते हैं, लेकिन वो होते नहीं हैं। उनके पास भी गए, चाचा के पास। चाचा ने कहानी सुनी, वो समझ गए क्या कहते कि भाई ऐसा मामला है, इसको मैं सॉल्व करूंगा तो मुश्किल होगी, क्योंकि सबको पता है मेरे रिश्ते क्या हैं। उन्होंने अंबेडकर जी के पास भेज दिया। अंबेडकर जी ने पूरी कहानी सुनी आराम से और आखिर में एक ही वाक्य कहा, और मैं जो कुछ भी आपसे कह रहा हूं उसमें प्रेजेंटेशन तो हो सकता है डिफरेंट हो, लेकिन सब कुछ अवेलेबल है, आप लोग देख सकते हैं। अंबेडकर ने कहा धारा 370 देकर के मैं भारत के साथ पाप नहीं करूंगा। लेकिन यह बात आपको बताई नहीं गई, क्योंकि अगर अंबेडकर का कद बड़ा हो जाता तो कुछ लोग छोटे हो जाते। पूरी राजनीति का संकट यह था। लेकिन उन्होंने अपनी चतुराई में एक और दांव खेला और कहा कि देखिए मुझे विदेश यात्रा पे जाना पड़ रहा है और आप 370 को पार्लियामेंट में पास करा लीजिएगा। गलती से यह बात उन्होंने आप ही की धरती के निकले हुए एक पुत्र सरदार पटेल से कही है। सरदार पटेल बोलते कम थे, इशारों में बात ज्यादा करते थे। चेहरे से एक्सप्रेशन दिया बिल्कुल हो जाएगी। वो चले गए। पार्लियामेंट की डिबेट को उठा के देख लीजिएगा आप। पार्लियामेंट में बहस हुई। सरदार पटेल ये भाप गए थे कि ज्यादातर लोग 370 के खिलाफ हैं। सरदार पटेल ने कहा नेहरू जी चाहते हैं, इसके कुछ अंतरराष्ट्रीय मामला जुड़े हैं इसके साथ में, और वो चाहते हैं तो इसे हमें पास कर देना चाहिए। वो पास हो गई। लेकिन वो जो लोगों में गुस्सा था, उसके प्रति एक खास रिजर्वेशन था। सरदार पटेल ने पास होने के बाद कहा, अच्छा ऐसा है कि जो आपकी नाराजगी है उसका एक समाधान हो सकता है कि भाई हम इसको पास कर देते हैं, लेकिन हम इसके नीचे लिख देते हैं ये टेम्परेरी है। वो टेम्परेरी लिखी हुई थी आपके संविधान में। अब सरदार पटेल से बड़ा विजनरी कौन होगा? वो तो चले गए। उनको क्या पता था कि इसी धरती से कोई जाएंगे दो लोग और उस टेम्परेरी को परमानेंटली हटा देंगे। तो आप अपने जीते जी, न मेरी ये ख्वाहिश है, न मेरे साथ में जितने लोग हैं न उनकी कोई ख्वाहिश है, हम में से किसी की कोई ऐसी इच्छा नहीं है कि सब कुछ बदलाव हमारे जीते जी हो जाएगा।
हम उसको देख पाएंगे ऐसी भी कोई ख्वाहिश नहीं है। 1992 में जो बाबर ने इस देश के अंदर धर्मनिरपेक्षता कायम की थी मंदिर तोड़ करके, उस 6 दिसंबर को मैं अयोध्या में था। तब से लेके अब तक कभी भी यह नहीं लगा कि यह काम हो जाएगा, लेकिन हमारे सामने हुआ। भारत की कोर्ट ने फैसला भी दिया, 40 दिन में दिया, और ऐसा दिया कि अगर सच मानिए किसी हिंदूवादी संगठन से भी आप ये कहते कि ये फैसला आप लिख लीजिए, तब भी वो हिंदूवादी संगठन ऐसा फैसला नहीं लिख सकता था। वो भी थोड़ा बहुत सेकुलर हो ही जाता, मस्जिद का कोना हल्का सा मंदिर से लगता हुआ बनवाई देता। इसलिए जब समझदारों को सत्ता पे बिठाया जाए और उनके पीछे बार बार इस बात का एहसास कराया जाए कि 100 करोड़ ने तुम्हें वोट दिया है, 30 करोड़ ने नहीं दिया है, ये वोट हमारा है, और तुम अगर इस सत्ता पे बैठे हुए भी तुमको कोई काम, कोई फैसला मजबूरी में, अंतरराष्ट्रीय दबाव में लेना भी पड़ेगा, तो हम उसे तुम्हें हटाने का बहाना नहीं बनाएंगे। नहीं, आप तो ऐसे समाज थे कि दिल्ली के अंदर एक छोटी लोकल सरकार को सिर्फ इसलिए आपने गिरा दिया कि प्याज के भाव बढ़ गए थे। हम प्याज पे सरकार गिराते हैं। आप वहां से चले थे और आपने 2014 में 283 दिए थे। आपने उनके ऊपर दोबारा से भरोसा जताया और कहा कि जो कमी पड़ रही है हम तुम्हारी कमी को हर बार पूरा करेंगे, लेकिन हमारी ख्वाहिशों को तुम पूरा करना। जब आपने ये किया तो 370 भी हटी, 35A भी हटी और राम मंदिर भी बना, और इस देश का सेकुलर प्रधानमंत्री भगवान राम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम के मंदिर के भूमि पूजन में बिल्कुल 24 कैरेट के ऊपर बैठा। उसको कोई नहीं पता चिंता हुई कि मेरे बारे में लोग क्या सोचेंगे। जिनको जो सोचना है वो सोचें, उसको जो करना था उसने कर दिया, इतिहास लिख दिया। आने वाली नस्लें जब इसका जिक्र करेंगी तो कोई जज साहब का नाम नहीं जानेगा, सिर्फ राजा का नाम जानेगा। इसलिए आपने गुजरात में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी लगा करके दूर दूर तक जिन कश्मीरी मुसलमानों को, जिहादियों को सरदार पटेल से नफरत थी, वो कश्मीर में खड़े होकर के भी ये मूर्ति देख सकते हैं। मैं आपके यहां से 23 जनवरी से कटक से एक मुहिम चला रहा हूं। मुझे लगता है कि इसमें भी आपका योगदान महत्वपूर्ण होना चाहिए। और बंगाल का चुनाव है, इस वक्त कम से कम इसकी चर्चा जरूर होनी चाहिए, जबकि मैं चुनाव से कोई मेरा लेना देना नहीं होता। इस देश को अगर आप सच में पूछें और थोड़ा सा ध्यान करें और फ्लैशबैक में जाएं, अगर मैं देखूं कि उस 1947 के आसपास के जितने भी लीडर थे, जिन लीडर्स ने भारत के समाज के अंदर पुरुषार्थ पैदा किया हो, उसके अपने मर्द होने का, उसको सनातनी होने का जो गर्व दिलाया हो, यह बात अलग है कि उसको इस देश के इतिहास ने और राजनीतिक चाटुकारों ने दबा दिया, दफन कर दिया। 21 अक्टूबर 1943 को मोयान के इलाके में जब नेताजी सुभाष चंद्र के साथ जो फौज आई, तो आप यकीन मानिए, जिस बंगाल को आज जिहादियों ने एक दूसरा कश्मीर बना दिया है, उस हर बंगाल में हर घर के बाहर बेटी, बेटा, महिलाएं, बुजुर्ग, जिसके हाथ में जो भी चीजें थी, लोगों के हाथ में डंडे थे, डंडे लेके खड़े हो गए थे कि सुभाष चंद्र बोस आएंगे, हम उनका स्वागत करेंगे। 21 अक्टूबर
43 में यूनाइटेड भारत का पहला प्रधानमंत्री घोषित हुआ, डाक टिकट जारी हुई, करेंसी जारी हुई, बैंक बना और दुनिया के 9 देशों ने, जिसमें यूएसएसआर शामिल था, भारत की आजादी की मान्यता दी। हमने ऐसे पुरुषार्थी को खो दिया, एक षड्यंत्र के तहत खो दिया। और जब ऐसे पुरुषार्थी समाज से हट जाते हैं और गुलाब का फूल लगाए लोग नजर आते हैं, तो समाज के अंदर उसी किस्म की प्रतिक्रिया होती है। इसलिए मैं मानता हूं, इस देश को सम्मान के साथ, इज्जत के साथ, बहादुरी के साथ जीने की अगर किसी एक आदमी ने कोशिश की, उसका नाम था सुभाष चंद्र बोस। क्या यह नहीं हो सकता कि गुजरात के लोग जो बड़े दानी हैं, कि हम दुनिया के अंदर एक नया मैसेज दें और ऐसा मैसेज दें कि जो यहां आए थे राज करने, भले ही उनके पूरे देश की जनसंख्या 6 करोड़ 25 लाख हो, लेकिन वो ग्रेट ब्रिटेन है। जो कहते थे कि उनकी हुकूमत में सूरज नहीं डूबता, लेकिन आज सूरज निकल आता है तो संडे मनाते हैं। आपके यहां से यह आवाज उठनी चाहिए कि अगर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बन सकती है, तो अब भारत में सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति लगे और उसका नाम हो स्टैच्यू ऑफ डिग्निटी। आने वाली नस्लों को पता तो चले कि सुभाष चंद्र बोस थे कौन। सरदार पटेल के बारे में भी देर से जाना, सुभाष चंद्र बोस के बारे में भी देर से जाना, लेकिन जितनी तेजी से आप जान रहे हैं, उतनी तेजी से शाहीन बाग बन रहे हैं। ये परेशानी इस बात की नहीं है कि कोई एक नाम का आदमी सत्ता में बैठ गया है और ये सत्ता से नहीं हट रहे। उनकी हर दिन प्रॉब्लम क्या है? उनकी प्रॉब्लम है इन दोनों के आने के बाद सनातनी हर रोज बदल रहा है, हर दिन सवाल कर रहा है। अगर ये 100 करोड़ बदल गए तो गंगा जमुना तहजीब जमुना में मिलेगी। लिहाजा जो लैंड जिहाद की बात और लव जिहाद की बात आपने कही, इनके ऐतिहासिक तथ्यों पे जाइए। बहुत सारे लोगों को बहुत सारी गलत चीजें पता है। उत्तर प्रदेश में कानून बना लव जिहाद का। अब ये कितनी कंट्राडिक्टरी बात है। जिन्होंने लव किया उन्होंने लव जिहाद भी किया। जिस शख्स ने उत्तर प्रदेश में कभी लव किया नहीं, उसने लव जिहाद पे कानून बना दिया। और जब वहां कानून बना तो लोगों ने कहा साहब इसको देख के लोग मध्य प्रदेश में भी बना दिया, और ये लोग लव के बड़े खिलाफ हैं। और ये जो आरएसएस के लोग हैं और ये जो बीजेपी के लोग हैं, ये तो इस तरीके के लोग ही नहीं हैं, ये तो महिलाओं में बड़ा डिस्क्रिमिनेशन मानते हैं, तमाम वगैरह वगैरह कहानियां चली। मैंने समय लिया, मैंने कहा इसका तोड़ लाता हूं तथ्यों के साथ। मुझे 1 साल लग गया, क्योंकि इस दरमियान आप जानते हैं कोरोना की वजह से मैं निकल नहीं पाया। आपको मालूम है इस तथाकथित आजाद भारत में पहला लव जिहाद कब हुआ? तब बीजेपी नाम की चीज भी नहीं थी, और उस लव जिहाद के खिलाफ आवाज किसने उठाई? आप सोच ही नहीं सकते। भारत के और आपके प्रदेश से गए हुए एक साहब जिन्हें देश राष्ट्रपिता मानता है, और भारत के पहले प्रधानमंत्री, इन दोनों ने लव जिहाद के खिलाफ पहली मुहिम की, और जिस बेचारी बहन ने शादी कर ली थी उसकी शादी तक तोड़वा दी।
भारत के पहले प्रधानमंत्री थे, उनके नाम के आगे पंडित लगता था, उनकी बहन के पीछे पंडित लगता था। विजय लक्ष्मी पंडित, जो जवाहरलाल नेहरू की बहन थी, उनको सैयद हुसैन साहब से प्रेम हो गया और बिना बताए शादी कर ली। तो 1947 के हालात कुछ और थे, तो उन्हें लगा इसको करने से तो गड़बड़ी हो जाएगी, प्रधानमंत्री बनने पे सवाल न कहीं खड़ा हो जाए। तो दोनों को बुलाया गया और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने उनसे कहा, तुम्हें इस मुसलमान के अलावा कोई दूसरा नहीं मिला था? और उनके जो चेले थे नंबर 1, दोनों ने मिलकर उस शादी को तोड़वाया और फिर इसका इंतजाम किया कि सैयद हुसैन साहब दोबारा मिल ना पाए। तो उन्हें इजिप्ट, मिस्र की राजधानी काहिरा में एम्बेसडर बना के भेज दिया। और आखिर में हुआ यह कि वो बेचारी फिर कभी सोवियत यूनियन की, कभी इंग्लैंड की में घूमती रही, लेकिन मिल नहीं पाई। और इस किताब का नाम है म्यूजिंग्स एंड मेमोरीज बाय पोंटी पायलट। और ये एक आर्मी अफसर थे जो काहिरा में उस एम्बेसी में पोस्टेड थे, जो हुसैन साहब से मिले और पूरी कहानी उन्हें बताई। और उस पूरी किताब 306 और 300 पेज नंबर 7 पर जिक्र है। तो आजाद भारत में हिंदू जागरण मंच, विश्व हिंदू परिषद, आरएसएस जिम्मेदार नहीं है इस लव जिहाद के। ये जो काम कर रहे हैं ये तो महात्मा गांधी और नेहरू के बताए रास्ते पे चल रहे हैं, इनकी कोई गलती नहीं है। इनको आप खामखा गाली देते हैं कि ये लव के खिलाफ है। लिहाजा मैं मानता हूं कि आप जब तथ्यों पे और तर्कों पे बात करेंगे तो लड़ाई ज्यादा आसानी से लड़ी जा सकती है। लिहाजा दूसरा, जब आप लैंड जिहाद की बात करते हैं तो मैंने सुना अभी उस पे कुछ, मुझे जगदीश महंत साहब ने कुछ बताया कि आपके यहां कोई कानून बन गया है, पास हो गया है, लेकिन आपको एक कानून के बारे में नहीं पता। आप जहां बैठे हैं यह आपकी जमीन नहीं है। आप 100 गज का प्लॉट खरीदते हैं, उसे किसी जिहादी से बचा लेते हैं, आप खुश होते हैं, क्योंकि इस समाज को एक घुट्टी पिला करके सुलाया गया। जिसने बोलने की कोशिश की उसकी या तो आवाज बंद कर दी या वो गायब हो गया। 2 कानून ऐसे हैं जिससे कि ये जो भारत आपको दिख रहा है वो ऐसा नहीं है। और कुछ लोग इस बात को शायरी के माध्यम से कहते थे और आपने कभी उस तरफ ध्यान ही नहीं दिया। ऐसे नहीं थे, कुछ लोग आपको उस तरफ शायरी के माध्यम से बता करके चिढ़ाने की कोशिश करते थे और आप रिएक्ट तक नहीं करा आपने, बल्कि उन लोगों की शायरी पे आपने ताली बजाई। तो उनको लगा ऐसा मूर्ख समाज कहां होगा कि जिन्हें हम गाली दे रहे हैं वो हमारी बात पे ताली बजा रहे हैं। और ये सिलसिला चला। आपको ताज्जुब होगा जो बात मैं आपको बता रहा हूं। हो सकता है कहीं सुनी हो, मेरे किसी पुराने लेक्चर में सुनी हो आपने, लेकिन आपने ये विषय रखा, इसलिए इन दोनों विषय के बारे में मैं आपको यथार्थ बताना चाहता हूं। 1991 में भारत की संसद ने एक निहायती जघन्य अपराध किया और वो अपराध यह था कि 1947 को यह भारत का विभाजन जिन बुनियादों पे हुआ हो वो विषय नहीं है इस वक्त। 712 से जितने भी आक्रांत आए, चाहे मुसलमान के रूप में आए हो, चाहे ईसाई के रूप में आए हो, चाहे पुर्तगाली के रूप में आए हो, वो यहां आए
उन्होंने यहां की संस्कृति को, यहां के मंदिरों को, यहां के मठों को नष्ट किया। जो आज रिकॉर्ड है भारत सरकार का, उसमें 30,000 मंदिर मुस्लिम आक्रांताओं ने तोड़े। और आपकी आस्था का केंद्र अयोध्या, बाबा विश्वनाथ और मथुरा, इनको इस तरीके से रखा गया कि आपकी नस्लें हमेशा यह देखें कि आप कितने कायर और डरपोक थे। उन्होंने मंदिर तो रखा, लेकिन मंदिर के ऊपर मस्जिद बनाई है। 1991 में जब राम मंदिर का मुद्दा अपने चरम पर था, नरसिम्हा राव की सरकार थी। आनंद फानन में मैंने कहा कि हमको कभी कभी खुश होने के लिए भी सोचना चाहिए कि हम किस बात पे इतने उत्साहित हो जाते हैं। और हमेशा मैंने देखा कि ऐसी बातों में आपको छोटी सी कोई बात दी और इतनी बड़ी चीज आपसे ले ली और आपको अंदाजा नहीं होता। जब यह कानून बन रहा था, तब कहा गया कि अयोध्या का मसला जो है वो अलग है, इसको बाहर कर दीजिए और बाकी को एक कानून बना करके प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 को संसद में मंजूरी दे दी गई। और इसके तहत कहा गया कि 15 अगस्त 1947 के बाद से जो भी मंदिर हैं, जो भी मठ हैं, जो भी उनके कब्जे हैं, उनकी यथास्थिति रहेगी, उन्हें बदला नहीं जाएगा। वो किसके कब्जे में है आप सबको पता है। और फिर 1992 हो गया, यानी 91 में यह भूमिका तय हो चुकी थी कि यह होगा। तो लोगों को उठा के बताना चाहिए था कि आखिर ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट क्या है। उसको भी हमारी टीम के एक युवा साथी विष्णु शंकर जैन ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया हुआ है। हमें पूरी उम्मीद है कि अगर सुप्रीम कोर्ट के अंदर तथ्यों पे, लॉजिक पे, रीजनिंग पे और पुराने फैसलों के ऊपर मद्देनजर अगर फैसला होगा तो हमारे हक में होगा। और जो सबसे ज्यादा खतरनाक काम हुआ, जिसकी तरफ मैं आपका इशारा और आपका जो टॉपिक है उसको बताना चाहता हूं। 1993 में बिना किसी से पूछे, ना उसकी कोई चर्चा हुई और उसकी जरूरत क्या थी यह हमने नहीं समझा, और यकायक कांग्रेस पार्टी के कुछ लोगों को लगा कि इस देश में 5 पंथ अल्पसंख्यक हैं। उसकी ना तो कोई डेफिनेशन तय हुई, ना कोई बेसिस तैयार किया गया। लेकिन 1992 में कांग्रेसी प्रधानमंत्री के रहते हुए बाबरी मस्जिद जो थी मिसमार हो गई, तो मुसलमानों को अननेसेसरी अपीज करने के लिए आपने नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी लाए। एक आदेश के तहत 50,000 पारसी, 1.5% सिख, 1% बौद्ध, 3.5% क्रिश्चियंस, ईसाई और 19% 93 की बात कर रहा हूं, मुसलमानों को आपने अल्पसंख्यक घोषित कर दिया और अल्पसंख्यक आयोग बना दिया। जबकि संविधान के हिसाब से सिख भी हिंदू था और बौद्ध भी हिंदू था। लेकिन आपका एजेंडा न पारसी में था, न सिख में था, न बौद्ध में था। आपका एजेंडा इस देश की सेकंड लार्जेस्ट मेजॉरिटी को अलग करके स्पेशल पैकेज देना था, क्योंकि भारत का संविधान धर्म के आधार पर, मजहब के आधार पर आरक्षण नहीं देता। तो आपने ना तो यूएनओ, अगर यूएनओ की परिभाषा में हम जाएं तो उसमें भी कहा गया है कि किसी जगह की टोटल पॉपुलेशन का 1.5%, 1.5% अगर कोई है, वो लिंग्विस्टिक है या रिलीजियस है, उसे माइनॉरिटी माना जाएगा। लेकिन हमारे यहां 21 करोड़ मुसलमान उस वक्त माइनॉरिटी में थे और इस षड्यंत्र के तहत करोड़ों करोड़ों रुपए का बजट
नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी का बना दिया गया। पारसियों ने आज तक उस माइनॉरिटी कमीशन में 2 पैसे का नहीं कुछ लिया। सिख वहां कौम उससे जिंदा नहीं है कि उन्हें वहां माइनॉरिटी कमीशन से क्या मिलेगा, लेकिन सेकंड लार्जेस्ट मेजॉरिटी को माइनॉरिटी घोषित करके सारे आपने यूएनओ से लेके सारे तथ्यों को धत्ता बता करके आपने एक नया एजेंडा क्रिएट कर दिया। और कमाल यह है, यह उसी सरकार ने किया 1993 में। यह संविधान में जोड़ा गया, उसी सरकार ने जोड़ा जिन्होंने 1976 में रात के अंधेरे में भारत का जो संविधान था, जो प्रीएम्बल था, उसमें कहा गया कि भारत सेकुलर देश है। तो 76 से पहले सेकुलर नहीं था, लेकिन प्रीएम्बल में आपने शब्द सेकुलर जोड़ा बिना किसी डिबेट के, क्योंकि 76 में ज्यादातर पॉलिटिकल लीडर जेल में थे और इंटेलेक्चुअल से कहा कि थोड़ा झुक जाओ, वो लेट चुके थे। और वही सरकार 93 में उसी संविधान को कम्युनल बना देती है। एक सेकुलर राष्ट्र के अंदर अगर वो है भी तथाकथित तौर पे, जिसको लिखने के बाद, तो जब सेकुलर राष्ट्र ये कहता है, संविधान ये कहता है कि सब बराबर हैं, तो फिर ये 21 करोड़ लोग अलग क्यों हैं? इनके साथ विशेष रियायत क्यों है? लेकिन ये हुआ। उस पे दूसरा जघन्य अपराध क्या हुआ कि खामोशी से हर राज्य के अंदर एक माइनॉरिटी कमीशन बन गया। यानी आपने अपीजमेंट के अंदर अपीजमेंट कैसे हो सकता है? कैसे इस राष्ट्र के खिलाफ जो ताकतें सन 1947 में यहां रह गई थी पाकिस्तान बनवाने के बाद, कैसे आपने उन्हें ताकतवर बनाया? हर राज्य के अंदर एक माइनॉरिटी कमीशन बन गया। 2011 का सेंसस जो सरे मंजर है, सब कोई देख सकता है। 2011 का सेंसस भारत का यह कहता है कि भारत के 9 राज्यों में हिंदू माइनॉरिटी में है। जब यह सेंसस आया तो इस पे बहस हुई, लेकिन तब भी किसी ने इस माइनॉरिटी कमीशन के एग्जिस्टेंस पे सवाल नहीं पूछा। लेकिन मेरा सवाल, जो हमारी टीम के एक साथी अश्वनी उपाध्याय से सुप्रीम कोर्ट में लड़ रहे हैं, उसमें उन्हें कुछ ऐसे फीलर्स मिले हैं कि सरकार के अलावा सुप्रीम कोर्ट भी कुछ उस पर बात करना चाहती है। लेकिन झूठ देखिए कि हर राज्य का जो माइनॉरिटी कमीशन है उसका बजट अलग से है, उसका भी करोड़ों में बजट है और वो भी अलग से है। और वो बजट क्या करता है कि लक्षद्वीप नाम की एक जगह है, एक एग्जाम्पल के लिए दे रहा हूं। वैसे तो मिजोरम है, मणिपुर है, नागालैंड है, पंजाब है, कश्मीर है, लक्षद्वीप है, ये सब जगह हिंदू माइनॉरिटी में है। लेकिन लक्षद्वीप की टोटल पॉपुलेशन में 97.5% मुसलमान हैं, 2.5% हिंदू हैं। लेकिन वहां के राज्य का माइनॉरिटी कमीशन की परिभाषा यह है कि 97.5% मुसलमान माइनॉरिटी में हैं और 2.5% हिंदू मेजॉरिटी में है। तो वो जो माइनॉरिटी का बजट जा रहा है वो भी मुसलमान 97 के पास जा रहा है। वो कश्मीर में 77% है, उनके पास जा रहा है। वो नागालैंड में, वो मिजोरम में जहां क्रिश्चियन 97-92% है, उनके पास जा रहा है। क्योंकि हम बोलना नहीं चाहते, क्योंकि इन मुद्दों से हमें लगता है कि तत्कालिक तौर पे हमें कोई फायदा नहीं होने वाला। इसलिए मैंने कहा कि जब इन मुद्दों को आप उठाएंगे तो ये तो कम से कम पता चलेगा कि इस देश के समाज को, लोगों को सही बात पता है। और अगर आपको पता है तो आप चिल्लाएं, 1 नहीं 2 नहीं 10 बार चिल्लाएं। और इस चिल्लाने का एक्सपेरिमेंट मैं आपको बताता हूं जो जगदीश भाई ने कहा। मैं ये जानता था कि सरकारें अपने हिसाब से काम करती हैं और हम सब ये समझते हैं कि हमने कोई आज मुद्दा उठाया और हम डाइस से नीचे उतरे और सरकार उस पर बात करने लगी, कि ऐसा नहीं होता। इसलिए सरकार चुनने से पहले जो कुछ आपने किया उसका असर यह है कि सरकार में बैठे हुए लोगों को पता है कि वोट किसका हमको मिला है। ये रोज एहसास कराइए
कभी कभी आदमी जो ज्यादा अपना होता है वही भूल जाता है। इसलिए आप खूब धमकाइए, खूब डराइए, लेकिन उतारिए मत। सब कुछ तुम्हें ही करना है, उतारेंगे नहीं तुम्हें। अब तो पहली बार बिठाया है, तुम अपनी मर्जी से नहीं उतरोगे। अब जब तक 10-20 पैदा नहीं कर देंगे समाज में, तब तक तुम्हें उतरने नहीं देंगे। इसलिए जब आप बोलते हैं, आप गुजरात में बोलें, आप कलकत्ता में बोलें, आप इंदौर में बोलें, जब लोग बोलना शुरू करते हैं तो कानों में आवाज जाती है। आज सोशल मीडिया का जमाना है। टेलीविजन लोग 3% से ज्यादा नहीं देखते, सोशल मीडिया 97% लोग देखते हैं। और आपने जिस डॉक्टर को भेजा है वो इस फन का मालिक है, उसको पता है। उसको तो वो क्या चलता है, वो एक बच्चों का खेल है पबजी, उसको तो पबजी तक का पता है। ऐसा नहीं कि उसको पता नहीं है। ऐसे में अपनी आवाज को बुलंद करेंगे, और जब आप बुलंद करते हैं तो आपकी आवाज सुनी जाती है। आर्टिकल 35 पे इसकी जीती जागती मिसाल है। आप लोगों के सामने तथ्य रख दें, फैक्ट रख दें, रेफरेंस के साथ रख दें, ताकि कहीं भी आप जब बात करें तो तर्कों पे कोई आपको हरा ना पाए, इस पे झूठ ना बोले आपसे। तो ये आवाज आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं जाएगी। और इस जाने का असर यह हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने अभी हाल में ही एक ऑर्डर दिया है। भले ही मैं उस ऑर्डर से पूर्णतः बहुत ज्यादा खुश नहीं हूं, क्योंकि मेरा मकसद यह नहीं था, हमारी टीम का मकसद यह नहीं था। सुप्रीम कोर्ट ने अभी कोई 15 दिन पहले एक ऑर्डर पास किया है और केंद्र सरकार से कहा है 4 हफ्ते में जवाब दो कि जिन 9 राज्यों में हिंदू माइनॉरिटी में है उन्हें माइनॉरिटी कब घोषित करोगे। यह ताली बजाने की बात नहीं है मेरे भाई, यह ताली बजाने की इसलिए बात नहीं है कि इसमें गंभीर बात छुपी हुई है। सुप्रीम कोर्ट अगर 9 राज्यों में हिंदुओं को माइनॉरिटी घोषित कर देगी तो आपके यहां एक कंपटीशन शुरू हो जाएगा। सरकार की मदद लेनी है तो पहले माइनॉरिटी में हो। मुझे नहीं चाहिए, मैं नहीं चाहता। 2000 सेंसस का जो मेरा आंकड़ा है वो किसी तथ्य को काटने के लिए है। हिंदुस्तान में हिंदू माइनॉरिटी में हो और इस पे खुशी मनाई जाने लगे, इसका मतलब है दिवालियापन शुरू हो गया है। इन कारणों पे जाइए कि पहले कश्मीर में था, 9 राज्यों में हुआ कैसे। क्या माइनॉरिटी का स्टेटस मिलने से कुछ सरकारी इमदाद मिल जाएगी तो क्या इस देश में बहुसंख्यक अल्पसंख्यक होना शुरू हो जाएंगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कुछ तो कहा, इसलिए मैंने कहा कि जब आप जोर से बात उठाएंगे, चिल्लाएंगे, तो सरकारों में बैठे हुए लोग सुनते हैं कि उनको मालूम है कि साल में एक बार तो वोट लेने आना ही पड़ता है। लिहाजा आप 95 का जो जघन्य अपराध है, जो विषय आपने रखा है, इसकी चर्चा नहीं हुई। जब हिंदू जागरण मंच, इसके युवा जब ये काम करते हैं तो हो सकता है कि समाज के पॉलिटिकली करेक्ट तथाकथित इंटेलेक्चुअल्स, समाज में संभ्रांत लोग इन बातों को सुनना नहीं चाहते हैं। उनको लगता है नहीं 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 नहीं, हमें सबको मिलकर रहना है, ऐसे रहना है, वैसे रहना है, हमें ये मुद्दे नहीं उठाते। जो लोग ये बात कहते हैं वो मान लें, वो कैंसर को अपने अंदर पाल रहे हैं, उसका इलाज नहीं करना चाहते हैं। कैंसर का जितनी जल्दी इलाज हो जाए जिंदगी उतनी आसान बच जाती है। जितनी देर में करते हैं पैसा भी खर्च होता है और मौत भी हो जाती है। हिंदू जागरण मंच को मैं मुबारकबाद देता हूं कि आज ये उन मुद्दों को उठा रहे हैं जो इस राष्ट्र को समाप्त कर रहे हैं। ये कम से कम उन मुद्दों से आपको अवेयर कर रहे हैं, लेकिन इनकी जानकारी में, इनकी मुहिम में
मेरी पूरी ताकत है और यह ताकत सिर्फ मैं उसी अंदाज में दे सकता हूं जिसके लिए मैं जाना जाता हूं। मैं इनके सामने एक तथ्य रख रहा हूं। 1995 भारत की संसद ने एक अजीबोगरीब काम किया और उसे 2013 में संसद ने पास कर दिया और उसके क्लॉजेस बताऊंगा आपको। तो मैं मानता हूं कि अगर आप राष्ट्रवादी हैं और इस राष्ट्र से प्रेम करते हैं, इस संस्कृति से प्रेम करते हैं, तो रात को नींद नहीं आएगी आपको अगर आप उसके एक एक पॉइंट और क्लॉज को सुन लें। मुझे जब से यह पता चला, टॉपिक आप कोई भी रखिए, मैं इन मुद्दों को इसलिए उठाता हूं कि एक लड़ाई तत्कालिक लड़ाई होती है, इमीडिएटली बिजली नहीं आ रही, पानी नहीं आ रहा, पेट्रोल महंगा हो गया, ये चलता रहेगा। एक लड़ाई होती है जो आपके अस्तित्व को समाप्त कर देती है और हम उस तरफ ध्यान ही नहीं देना चाहते। 95 में जघन्य अपराध हुआ जिसे मनमोहन सरकार ने 2013 में इतना मजबूत कर दिया है और इतनी खामोशी से किया है और विपक्ष में बैठे हुए लोगों ने इस मुद्दे को जनमानस तक नहीं पहुंचाया। मेरी शिकायत नहीं है, राजनीतिक लोग हैं, उनके नफा नुकसान का मामला होगा, इसलिए मेरी राजनीति से कोई मतलब नहीं है, इसीलिए मैं आप तक ये बात पहुंचाना चाहता हूं। और अगर शायद ये मुद्दा आज आप न रखते तो मैं इसको रेफरेंस में कहता। 1923 में एक वक्फ बोर्ड बना था, 1956 में उसमें अमेंडमेंट किया गया, फिर 95 में किया गया और 2013 में आपके हाथ से सब कुछ निकल गया। वक्फ प्रॉपर्टी एक्ट 2013 भारत की पार्लियामेंट में पास हुआ है। आप लोग जाइएगा, गूगल पे तलाश कीजिएगा, वक्फ प्रॉपर्टी एक्ट के प्रोविजन पढ़ लीजिएगा, आपको नींद नहीं आएगी, बता रहा हूं मैं। आपको उठ के लगेगा कि जिस घर में आप रह रहे हैं ये आपका होगा भी कि नहीं होगा 2 साल के बाद। एक वक्फ बोर्ड बना था जो मुगलों के नाजायज वारिस यहां रह गए थे कि ये कब्रें, ये मकान, ये किले विले सब साफ देखेंगे, तब तक तो ठीक था। अब उसमें अमेंडमेंट होके मालूम है क्या हो गया है? ये जो छोटे भाई का पजामा बड़े भाई का कुर्ता पहनने वाली फौज है, इनका जो वक्फ प्रॉपर्टी एक्ट है, इस पे ये मुसलमान कभी नहीं बोलता है। ऐसे सारे कानूनों पे तो शांत रहता है। आप देखिए कि कितने समझदार हैं कि जो काम उनके हक में इलीगल तरीके से हो गए हैं उसको एंजॉय करता है, उस पर चर्चा नहीं करता और यह भी इंश्योर करता है कि 100 करोड़ लोग भी उस पर चर्चा ना करें, इसलिए कि आपको शत्रु बोध है ही नहीं। आप उस शत्रु का नैरेटिव चलाते हैं, दिन रात चलाते हैं, उसी के गुणगान करते हैं, उसी का नारा लगाते हैं, लेकिन यह पता नहीं चलता है कि बैठे बैठे हम तो शत्रु की बात को ही आगे बढ़ा रहे हैं, हमें अंदाजा ही नहीं है। उसने पूरे देश को पता नहीं लगने दिया। गलत हो सही हो यह बहस की बात अलग हो सकती है। वो शाहीन बाग पे इसलिए नहीं बैठे थे कि उनको पता नहीं था कि इस एक्ट में क्या है, उनको बखूबी पता था, जरूरत से ज्यादा पता था, लेकिन वो ये जानते थे कि अगर हमने आज खुल के चिल्ला करके इस बात पे चिल्लाया नहीं, ये वो जानते थे कि हम गलत प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनको पता था, लेकिन उन्होंने पूरी दुनिया में मैसेज दिया कि दोबारा एनआरसी लेके मत आना, हम पूरे देश में आग लगा देंगे। वो जानते थे कि सीए क्या है, इसलिए आपको दूसरी तरफ ध्यान रखा और वक्फ प्रॉपर्टी एक्ट 1995 और 2013 में उसको बना, पास हो गया। किसी नेता ने, किसी संगठन ने इस पे कमरों में बैठ करके डिबेट तक नहीं की। इतने सेमिनार, इतने संगोष्ठी, इतने भाषण होते हैं, इन मुद्दों को समाज को बताया ही नहीं गया
क्योंकि ये तो वोट नहीं दिलाते ना हमको। इस एक्ट के तहत वक्फ बोर्ड, जिसमें 90% निपट जाहिल हैं, उसका सेक्शन 40 यह कहता है कि जगदीश महन साहब के घर को गुजरात का वक्फ बोर्ड रात में आके इनसे कहे कि जगदीश साहब, ये जो मकान आपका है जिसमें आप रह रहे हैं, ये वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है। तो जगदीश साहब थोड़ी देर के लिए कागज वागज दिखाएंगे, वो आपको एक्ट दिखाएगा कि वक्फ बोर्ड के लोग जिस जगह को जाके उसको कहें कि ये वक्फ की प्रॉपर्टी है, उसमें संसद ने उनको ताकत दी है कि वक्फ बोर्ड के 2 लोग, दे विल ऑर्डर द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, द वर्ड इज ऑर्डर, दे विल ऑर्डर द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट टू कंप्लाइज द ऑर्डर ऑफ 2 इडियट्स कि इनका मकान 24 घंटे में खाली करा दें। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को इनका मकान खाली कराना है और फिर आके वक्फ बोर्ड को बताना है कि हमने खाली करा दिया है। और उसके बाद जगदीश साहब को अपील करनी है तो वक्फ बोर्ड की जो कोर्ट है उसमें अपील करेंगे जाके कि ये मेरा घर है। उसके बाद ये हाई कोर्ट जाएंगे, तब तक ये बीवी बच्चों के साथ घर के बाहर बैठे रहेंगे। और ये चला, इसके साथ साथ आप एक ट्रेंड देखिए पूरे देश में, तब आपको समझ में आएगा कि ये हो क्या रहा है। वो ट्रेंड क्या है कि आपने नेशनल हाईवे देखे होंगे, बड़े सारे पार्क देखे होंगे, बड़ी सारी सरकारी जमीनें जो खाली पड़ी हुई हैं वो देखी होंगी। यकायक आप देखते हैं कि जहां कल कोई कुछ नहीं था, वहां जाने कौन सा फकीर मर गया, एक वहां मजार बन गई और हरे रंग की चादर डल गई, और एक बेचारी दुखी सी औला वहां बैठी हुई पंखा चल रही, वो मजार बन गई। अब उस मजार को जो सरकारी जमीन पर है, वक्फ बोर्ड ने कहा ये हमारी जमीन है, खत्म होगी बात, मजार नहीं हटाई जा सकती। इसलिए बहुत तेजी से सरकारी जमीनों के ऊपर मस्जिदें बन रही हैं, मजारें बन रही हैं, जंगल में बन रही हैं, नेशनल हाईवे पे बन जाती है। ये घोड़ा बाबा की कब्र है, ये कुत्ता बाबा की कब्र है। कैसे इंसान थे, उनका नाम ही ऐसा था। तो ये जो ट्रेंड चला, ये इसलिए कि आपने, भारत की संसद ने उन्हें ताकत दी है, और ये ताकत पूरे देश में है। ये इसलिए आप जिस लैंड जिहाद की बात कर रहे हैं, इस जिहाद का जिक्र कुरान मजीद में है। आप यहां की बात कर रहे हैं, इंग्लैंड जैसी जगह में, जहां अभी कुछ दिन पहले लोग गए हैं, ऐसे कई पूरे पूरे इलाके हैं जहां बोर्ड लगा हुआ है, नॉन मुस्लिम्स आर नॉट अलाउड। इंग्लैंड में जो दुनिया को ज्ञान बांट रहे थे, आपको अभी इसका अंदाजा नहीं है। दे आर वेटिंग फॉर द राइट टाइम। सीधे तौर पे, आगे से पीछे से, जैसे भी हो, उन्होंने ऐसी ताकत इस देश में, जब कोई इस देश का मुसलमान प्रधानमंत्री नहीं बना, राष्ट्रपति ऐसा नहीं बना कि बड़ा पावरफुल हो, उनकी गिनती भी कम हो, लेकिन इसके बावजूद भी इस सेकुलर इंडिया में उन्होंने वो सब प्राप्त कर लिया जिसमें आप हिंदू सरकार होने के बाद भी प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए जो समाज बहुत छोटी छोटी बातों पे लड़ता है, हर बात के अंदर अपना तेरी करता है, अपने मुद्दों को नहीं पहचानता, अपने शत्रु को नहीं पहचानता, हमारा किस में फायदा है किस में नहीं है, क्योंकि हम निजी स्वार्थ से ऊपर नहीं उठते,
इसलिए लव जिहाद आज से नहीं हो रहा है। आप लोग फिल्म देखने वाले लोग हैं, संजय दत्त की एक बायोपिक आई थी, संजय दत्त ने बनाई, सुनील दत्त की, सॉरी, आपने देखी थी किसी ने? आप कम से कम फिल्म नहीं देखते तो किसी एजेंडे के तहत तो देखते हैं। मैं फिल्में ना के बराबर देखता हूं, लेकिन ऐसी फिल्में जरूर देख लेता हूं। उस फिल्म के अंदर एक छोटी सी घटना है कि जब सुनील दत्त नरगिस से शादी कर रहे थे तो उस वक्त का माफिया डॉन हाजी मस्तान का नाम सुना होगा आपने, मुंबई का। कितना ईमानदार और मुसल्लत ईमान वाला है, हज के बाद भी मस्तान रहा वो। उस हाजी मस्तान ने सुनील दत्त को बाकायदा बुलाया, उसको तलब किया और पूछा कि तुम नरगिस से शादी क्या सोच के कर रहे हो? उस पे सुनील दत्त का जवाब है, मैं उसे खुश रखूंगा। आप सोचिए कि एक शहर का गुंडा, माफिया, वो सब होने के बाद भी उसे इस बात की चिंता है कि मुस्लिम लड़की किसी हिंदू से शादी कैसे कर रही है, जिससे दूर दूर तक रिश्ता नहीं था। और सुनील दत्त, जो इस देश में सेकुलरिज्म के एपिटोम थे, वो उसे जवाब दे रहे थे। तो ये लव जिहाद कोई आज से नहीं चल रहा है, ये बहुत दिन से चल रहा है। हम सुनना देखना नहीं चाहते थे, अब देखना शुरू किया है तो लगता है हर गली मोहल्ले में हो रहा है। हम पाकिस्तान बट गया बट गया बट गया, ये हो गया, अंग्रेजों ने बांट दिया, इतना ही समझा हमने। अगर पाकिस्तान का ओरिजिनल प्लान जो जिन्ना साहब का था, अगर वो देखते तो आप भारत के पेट में कई सारे पाकिस्तान बनाने का था। उसका नक्शा सालारजंग म्यूजियम में लगा हुआ है। वो हैदराबाद में भी एक पाकिस्तान होगा, वो बिहार के अंदर भी एक पाकिस्तान होगा, वो पूरा मैप ये था उनका। तो लेकिन हमारे सोने का नुकसान ये हुआ कि एक पाकिस्तान बना, दूसरी तरफ बांग्लादेश बन गया। लेकिन आज भारत में 500 से ज्यादा पाकिस्तान बन चुके हैं और हमने बनने दिए, हम खामोश रहे। कश्मीर में 2500 कश्मीरी हिंदू पंडितों, महिलाओं, बच्चों को माफ किया, रेप किया, मर्डर किया, लूटा। 5.5 लाख लोगों को उस जम्मू कश्मीर से भागने के लिए मजबूर किया जो कश्यप ऋषि के ओरिजिनल वंशज थे। इस देश में कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। हम क्यों दें? हमारा क्या काम है? वो कश्मीरी जाने, बंगाल वाले वो जाने, हमसे क्या मतलब। हमारे यहां जब होगा तब हम देखेंगे, तब तक आप रहेंगे। जिंदा कौमें अपने छोटे से 100 बाई 100 के घर से बहुत दूर सोचती हैं। जमीन पर टुकड़ों में रहना तो इस सनातनी समाज ने अब देखा है, नहीं तो जमीन का कोई कंसेप्ट ही नहीं था बेचने का हमारे यहां। तो हम छोटे 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 हर जगह कम, और इसको छोटा कर लो, और इसको आधा कर लो, और इसमें एक दीवार लगा लो, हम इसमें माहिर हैं। खतरा हमारे घर के सामने आ गया, संवैधानिक तौर पे भी आ गया, और जो उनका 1400 साल से जिहाद चल रहा है उसमें कोई रुकावट नहीं आई। आप भाई भाई हैं तब भी आप पिट रहे हैं, आप भाईचारा कर रहे हैं तब भी आप चाह रहे हैं। आपको किसी ना किसी बहाने मरना आप ही को है, उनका फंडा क्लियर है। वो कहते हैं कि हम बदतमीजी करें आपके साथ तो बर्दाश्त करनी है, इसी को सेकुलरिज्म कहते हैं। और आप हमसे सवाल पूछेंगे तो हम कहेंगे आप कम्युनल हैं, आप इंटॉलरेंट हैं। तो आज के युवा और बच्चों को लगता है इंटॉलरेंट, साहब ये हिंदू बड़े इंटॉलरेंट होते हैं। क्या इन बच्चों को बताया आपने कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम से बड़ा कोई इंटॉलरेंट हो सकता है? मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने रावण के प्रति, राक्षसों के प्रति टॉलरेंस दिखाई होती तो आज ये दिन होता? क्या भगवान कृष्ण ने पूतना के खिलाफ, कालिया नाग के खिलाफ इंटॉलरेंस नहीं दिखाई? लेकिन हम
अननेसेसरली, बिना सोचे समझे, पॉलिटिकली करेक्ट दिखने के लिए, नहीं हम इंटॉलरेंट नहीं हो सकते, इंटॉलरेंट नहीं हो सकते। आपका तो आदमी कहता है गंदगी के प्रति इंटॉलरेंट हो, उसने स्वच्छ अभियान चलाया क्योंकि आपने सोचा कि सड़क के किनारे जो कूड़ा पड़ा है यही इसका मतलब है। पता नहीं आप कैसे गुजराती हैं, मुझसे ज्यादा बेहतर आपको समझना चाहिए था। मुझे उस वक्त भी पूरा अंदाजा था कि ये सड़क के किनारे पड़ी हुई गंदगी को उठाने का स्वच्छ अभियान नहीं चला रहा है, ये इस सड़क पे जो वैचारिक विचारधारा चल रही है ये उसको हटाने का प्लान चला रहा है, ये उसके खिलाफ आपको इंटॉलरेंट होने की बात कर रहा है। आप चाहते हैं सब काम सरकार करे, नहीं कर सकती। आप ना अपने शास्त्र पढ़ते हैं और न शस्त्रों का इस्तेमाल करते हैं। आप बहुत बड़ी बात को बहुत छोटे और हल्के अंदाज में कह के उसको समाप्त कर देते हैं। यह समस्या जिससे आज आप जूझ रहे हैं और आप उस वक्त लड़ना शुरू किए हैं जब सब कुछ आपके हाथ से निकल चुका है। सिर्फ एक ही है आपके हाथ में कि आप गिनती में अभी 100 करोड़ हैं। मुसलमानों में 73 फिरके होते हैं, 73 किस्म के मुसलमान होते हैं। न किसी सामाजिक लेवल पे यह मुहिम चली, न पॉलिटिकल लेवल पे यह मुहिम चली, और सबने उनको ही समझाया तुम कौन हो, तुम मुसलमान हो, तुम अहले हदीस नहीं हो, तुम शिया नहीं हो, सुन्नी नहीं हो, बोरा नहीं हो, ये नहीं हो, अहमदिया नहीं हो। लेकिन उन्होंने इसको नहीं चलने दिया और आपने चलाया, तुम यादव हो, तुम ठाकुर हो, तुम महादलित हो, तुम महाबिछड़े हो, और आप इसको चलाए जा रहे हैं। इसलिए आप 100 करोड़ हैं, ये कुछ चंद दिनों की कहानी रह जाएगी। ये बड़े बड़े आपके फार्म हाउस, ये बड़े बड़े मकान, बड़ी बड़ी गाड़ियां, यही बात 1935 में लाहौर में कुछ पागलों की तरह लोग कहते थे। लोग तब भी कहते थे ये पागल टाइप के लोग हैं, क्या ऐसी बातें करते हैं। भगवान राम के दोनों पुत्र लव कुश के नाम पे जो लाहौर बना, आज वहां दिवाली नहीं होती है। 1905 वहां जाइए, लाइब्रेरी में रखा हुआ है, कोई ऐसा नहीं है कि आज इतिहास अवेलेबल नहीं है, आपके यहां भी होगा। 1935 में यही बात लाहौर में लोग चिल्ला चिल्ला के कह रहे थे, अरे नहीं क्या बात कर रहे हो, ऐसा कभी हो सकता है, हम ये हैं, हम वो हैं। आज वहां नहीं है। आप कश्मीरियों को भी गुमराह हो गए थे, वो भी यही कह रहे थे। उन्हीं कश्मीरियों ने जो उनके साथ सदियों से साथ रहते थे, घरों में आना जाना था, खाना पीना था, उन्हीं पड़ोसी कश्मीरियों ने हथियार उठाए और उन्हीं लोगों को मारा जिनके घर में कल तक खाना खाते थे। 10 साल के बच्चे को, 20 साल की लड़की को, 40 साल की औरत को जिस तरीके से मारा है, यह कहानी इसलिए मुझे ज्यादा याद लगती है कि मेरा कैरियर तभी शुरू हुआ था। लेकिन हम हो गया, खत्म हो गए, चलो 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 ठीक, कोई बात नहीं, अब यहां से, अब वहां से, अब वहां से वहां। हमने भागने की मानसिकता सीख ली है, यहां से हटे हम कहीं चले गए वहां। और कुछ लोगों ने तो हो लिया, हमने पासपोर्ट बना के रखा हुआ है। बाहर भी स्थिति ऐसी हो रही है कि अब पासपोर्ट वाले इधर आने वाले हैं। जो लोग अपनी जमीन छोड़ देते हैं वो वैसा ही है कि वो अपनी मां छोड़ देते हैं। इसलिए मां दुनिया की सच्चाई है, इसे हम धरती मां ऐसे नहीं कहते। हर शब्द के साथ में कोई चीज लगी है, उसका इमोशनल कनेक्ट होता है। हम गंगा को गंगा मां ऐसे नहीं कहते, उसके साथ में कोई कनेक्ट है हमारा। हम आज अपने बच्चों को जो बात समझाना चाहते हैं वो नहीं समझ रहे, क्योंकि आप अपने बच्चे को हाई स्कूल में आते ही पहले ये पूछते हैं क्या सब्जेक्ट लिए, इससे तुम क्या बनोगे, इसमें कितना स्कोप है। उसे हम बिना बनाए मानते नहीं है, खामेखा उसे बना देते हैं। हम उसे एक अच्छा बहादुर पुरुषार्थी बेटा बेटी नहीं बनाते, उसे चलती फिरती मार्कशीट बना देते हैं।
इसके 90% आए हैं, ये बहुत इंटेलिजेंट, ये पढ़ता नहीं है। आपने क्या बना दिया है? मार्कशीट रोजगार दिला सकती है, मार्कशीट राष्ट्र नहीं बचा सकती। पूरी दुनिया का इतिहास है, और आप अपने देश में देख लीजिए, जिनकी मार्कशीट बड़ी मजबूत थी उनके कैरियर बड़े अच्छे बने हैं। जो स्कूल ही नहीं गया, जिसकी कोई मार्कशीट ही नहीं है, उसकी मार्कशीट में 9 सब्जेक्टों में लिखा है चाय बेचना, चाय बेचना, चाय बेचना, चाय बेचना। यह काम वही कर पा रहा है। वो यूएनओ में गए थे, वहां से आ गए, वो घूम रहे हैं, पाकिस्तान जाते हैं और बयान देते हैं कि भारत जो है पाकिस्तान बन गया है। अपनी पत्नी के बारे में नहीं बताते कि वो होटल में कैसे मरी पाई गई। बहुत बड़े लोग हैं, मर्डर का चार्ज लगा होने के बाद भी समाज में पूरे जोशो खरोश के साथ रहते हैं। इसलिए मार्कशीट कुछ कुछ कर देगी, लेकिन ये मातृभूमि, ये राष्ट्र नहीं रहेगा तो आपकी मार्कशीट कहीं काम नहीं आएगी। जितनी जरूरत है उससे ज्यादा एक्सटीड मत कीजिए। भारत सरकार के पास 2 करोड़ से ज्यादा जॉब नहीं है। सबको दे भी दे तब भी क्या होगा? आप तो इनोवेटिव लोग हैं, आपने धीरे धीरे सब कुछ छोड़ना शुरू कर दिया। तो जिस लैंड जिहाद की चर्चा आज आप कर रहे हैं, क्या आपने कभी रोजगार जिहाद पे बात सुनी आज तक? प्रोफेशन जिहाद पे कभी बात सुनी आज तक? क्योंकि आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। आपको अंदाजा नहीं है कि 9 दुर्गों में लौकी 90 रुपए किलो क्यों बिक रही है। यह सब्जी महंगी कैसे हो जाती है, सस्ती कैसे हो जाती है, यह अंदाजा नहीं है। क्योंकि हमने अपने बच्चे को समाज में ठीक दिखे, हमारी जो खोखली शान है वो दिखनी चाहिए। इसलिए आपने पूरे हिंदुस्तान की सब्जी मंडी जिहादियों के हाथ में छोड़ दी, पूरी फल मंडी जिहादियों के हाथ में छोड़ दी, नाई का प्रोफेशन छोड़ दिया। यादव साहब को यादव होने का बड़ा गर्व था, उनकी बहस आजम का खोल के ले गया। मैं कहता हूं जाति का भी अपना रोल होता है, और यह जाति व्यवस्था सामाजिक व्यवस्था थी, कोई मजहबी व्यवस्था नहीं थी। आज डॉक्टर्स का अलग ग्रुप है, आईएएस का अलग ग्रुप है। ये समाज को चलाने के लिए थे, ये हमारे कर्मकांड के हिस्से नहीं थे कि ये ब्राह्मण इसलिए होगा कि ब्राह्मण के पेट से पैदा हुआ है। जो अपनी इंद्रियों पे कंट्रोल करेगा, जो ज्ञान की बात करेगा, वही ब्राह्मण होगा, वही क्षत्रिय होगा जो जाके लड़ेगा। वो दलित हो, वो बनिया हो, वो XYZ हो, ये महत्व नहीं है। लेकिन आपने उसको ऐसे ब्लॉक में बांट रखा है, लगता है कि सारे ज्ञानी ब्राह्मण ही होंगे। 15% ब्राह्मण आज की डेट में सीवर का काम करते हैं, सीवर लाइन को साफ करने का काम करते हैं। अंदाजा है किसी को इस बात का? हम नहीं जानना चाहते, हम बीमारी से भागना चाहते हैं और झूठ में रहना चाहते हैं। इसलिए एक नहीं हजारों समस्याएं आपने क्रिएट कर ली। जो व्यवस्था आपके समाज की थी, उस व्यवस्था में सब कुछ था। उस गुरुकुल में जो हिंदू संस्कारों से शादी होती थी, उसमें नाई का भी रोल था, धोबी का भी रोल था, कामवाली का भी रोल था। वो किस जाति की थी, किस जाति की नहीं है, ये महत्व नहीं था। और जब उसका रोल आता था तो उसकी बात ही माननी पड़ती थी, कितने भी बड़े आप ठाकुर साहब हो। अगर नाई ने कह दिया ये नहीं होगा तो भाई ये नहीं होगा। उस व्यवस्था को आपने तोड़ दिया, और इसलिए आपके यहां बेरोजगारी की एक बड़ी समस्या है। नौकरी मिलना ही रोजगार का समाधान नहीं है, और एक एजेंडे के तहत यह आपसे छीन लिया गया। कोई प्लम्बर नहीं मिलता, कोई नाई नहीं मिलता। इसलिए मंडी का राशिद यह तय करता है कि आलू आज 50 रुपए किलो बेचने हैं, तो आपको 50 रुपए किलो मिलेंगे। उसने कहा कब हमें
फलों के दाम बढ़ाने तो बढ़ा लें, उसको मालूम है खाने वाले कौन है, वो तो कुछ और ही खाते हैं। और उनके यहां ज़कात का कंसेप्ट है, और आपके यहां भी कंसेप्ट था, लेकिन जो काम पंडित जी को बताना चाहिए था वो बताया नहीं। उनके यहां ज़कात का कंसेप्ट था, वो तो 1400 साल पहले आए थे। हमारे यहां भी कंसेप्ट था कि अपनी टोटल कमाई में से 10वां हिस्सा अपने परिवार में, अपने रिश्तेदारों में, उसके बाद समाज में जो कमजोर लोग हैं उनको देना है। तो ये जो कमाई हो रही है उसमें से ज़कात जाएगी नहीं जाएगी? और ज़कात किस काम के लिए जाएगी? गंगा जमुना पढ़ने के लिए। फिर ये इस काम के लिए जाएगी क्योंकि समाज में जो ब्राह्मण की पोजीशन है वो सबसे ताकतवर है, इसलिए हर समय में ब्राह्मणों को टारगेट जानबूझ के किया गया, ये जानते हुए कि समाज के सारे लोग ब्राह्मण की तरफ देखेंगे। अगर हमने ब्राह्मण को कंट्रोल कर लिया तो बाकी लोग तो अपने आप हो जाएंगे। इसलिए इस लव जिहाद में जो आपने रेट तय किया है कि ब्राह्मण लड़की को फंसा करके शादी करोगे तो 5 लाख रुपए मिलेंगे, क्योंकि एक ब्राह्मण परिवार में अगर ऐसा होगा तो नीचे के सारे लोग जल्दी एक्सेप्ट कर लेंगे। इसलिए आप, हम सब आज ही से, अगर मेरी बात में 1% भी आपको तथ्य लगता हो, आप नहीं भी मानेंगे तो मैं नाराज नहीं होऊंगा आपसे, और इस बात को कल कहीं और होगा वही बोलूंगा, उतनी ताकत से बोलूंगा, क्योंकि मैं कन्विंस हूं इस बात पे। कोई सरकार, कोई एडमिनिस्ट्रेशन इसका हल नहीं निकाल सकता। यह हल आपके हाथ में है। लव जिहाद के बारे में बहुत सारी बातें हुई, मैं अपनी बात को फिर लौटा वहीं पर रिपीट करता हूं, और जो मेरी माओ की हैसियत में यहां हैं, मेरी बहनों की हैसियत में यहां हैं, और जो बेटियां हैं, उनसे एक ही बात कहता हूं, क्या माएं अपनी बेटियों से कोई संवाद, कोई डायलॉग करती? क्या मां होकर ही हमेशा बात करती हैं? क्या माएं अपनी बेटियों से दोस्त समझ के बात करती हैं? क्या समाज में जो कुछ बदलाव हो रहा है वो उस बेटी के ऊपर असर नहीं डालेगा? ये फिल्में उसके ऊपर असर नहीं डालेंगी? अगर उसके मन में कोई कौतूहल है, कोई सवाल है, कुछ वो जानना चाहती है, कुछ करना चाहती है, तो वो किससे बात करे? पिताजी को पैसे कमाने से फुर्सत नहीं है और भाई को मोटरसाइकिल चला के गर्लफ्रेंड के साथ घूमने से फुर्सत नहीं है, वो किससे बात करेगी? और माँ जी खाना बना करके भजन सुनने चली जाती है। जब भी माएं बैठें, अपने परिवार में जितने बच्चे हैं, खास तौर से लड़कियां, उनके साथ बातचीत करें दोस्त की तरह, उनमें भरोसा दिलाएं कि तू मेरी दोस्त है, और कभी कभी यह भी कहें कि मैं तेरे साथ ही फिल्म देखना जाना चाहती हूं। आप इस संवाद को बढ़ाइए। यह संवादहीनता ने आपकी उस बेटी को अपने परिवार से अलग कर दिया है, और वही बेटी जब अपने घर में शिकायत लेके पहुंचती है कि मैं अपने कॉलेज जाती हूं, कॉलेज के फला इलाके से 4 गुंडे गंदी बातें मेरे ऊपर कहते हैं, मेरा हाथ पकड़ने की कोशिश करते हैं, तो जब वो पिताजी से बताती है घर में, एक एवरेज कर की कहानी बता रहा हूं मैं आपको, तो पिताजी बड़े ध्यानपूर्वक सुनते हैं और फिर उससे कहते हैं, कल से तुम उधर से नहीं जाना, इधर से जाना। वो सिलसिला जारी रहता है। वो भाई को बताती है डरते डरते, भाई इतना ज्यादा बिजी है, वो कहता है अब तुम्हारी वजह से किस किस से झगड़ा लेंगे, तुम घर पे बैठ के नहीं पढ़ सकती। मैं बता रहा हूं क्योंकि मैं कितनी बच्चियों से बात करता हूं इस सिलसिले में, इसी किस्म की सभा खत्म होने के बाद बात करता हूं। क्या बात है कि वो बच्ची बात करते करते रो के मुझे बता सकती है, अपनी मां को नहीं बता सकती, अपने भाई को नहीं बता सकती, क्योंकि आपने उसके अंदर वो फेथ और वो कॉन्फिडेंस पैदा नहीं किया। और वो धीरे धीरे वो इस नतीजे पे पहुंच जाती है
कि मेरा पिता इस घर को चलाता है, अगर इस व्यवस्था को चलने देना है तो चुपचाप होकर के इसे बर्दाश्त करो, नहीं तो घर की व्यवस्था टूट जाएगी। और मन ही मन उसे अपने घर में जितने पुरुष हैं वो कायर लगते हैं, वो कहती नहीं है। इसीलिए 1 दिन 2 दिन 4 दिन के बाद फिल्मों में दिखाई देने वाला वो माचो मैन पंचर जोड़ने वाला भी नजर आता है तो उसके साथ चली जाती है। उसके बाद आप कोशिश करते हैं ये कैसे हो गया, तब आप शुरू बात करते हैं तब देर हो जाती है। इसलिए हिंदू जागरण मंच के मेरे साथियों, जितने भी युवा यहां बैठे हैं, मेरे बुजुर्ग बैठे हैं, मैं आज के युवाओं से एक बात जरूर कहता हूं, क्योंकि हमारी युवा पीढ़ी फिल्मों से बड़ी प्रोत्साहित होती है, फिल्में देख करके उसको बड़ी इंस्पायरेशन मिलती है। फिल्में देखिए, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। वो तमाम पिता और पुत्रों से एक मेरी निवेदन है, बाहुबली देखी आपने? अगर नहीं देखी तो देखिएगा। मैं कोई फिल्म का विज्ञापन नहीं कर रहा, क्योंकि जिस बैकग्राउंड से मैं देखता हूं चीजों को, उससे आप भी देखें। एक सभा में एक कायर राजा, उसके दरबार में जब महिलाएं जाती हैं तो उस राजा का एक सिपह सालार, उसका सेनापति, जाने वाली महिलाओं के कपड़ों में हाथ डालता है। उसी बीच में एक महिला और जाती है, वो कोशिश करता है उसके कपड़ों में हाथ डालने की, वो उसकी उंगलियां काट देती है। और भरी सभा में वो कायर राजा और उसका मक्कार सेनापति एक कहानी क्रिएट करता है और वो बताने लगता है ये किया, ये किया, ये किया। लेकिन पुरुषार्थी सनातनी हिंदू पिता और भाई को मेरी एक सलाह है। उसी सभा में वो बाहुबली आता है और जब वो पूरा किस्सा सुना रहा होता है कि ये किया, ऐसा किया, तो वो राजा की बात को नहीं सुनता। वो अपनी पत्नी धर्मसेना से पूछता है, धर्मसेना तुम बताओ क्या हुआ है। उसका अपनी पत्नी के प्रति विश्वास यह है कि वो उससे झूठ नहीं बोलेगी। राजा ने क्या कहा, सेनापति ने क्या कहा, उसने नहीं माना। और जब धर्मसेना ने कहा इसने ऐसा किया, इसने ऐसा किया, इसलिए मैंने उंगली काट दी, और उसका वाक्य खत्म नहीं होता है, वो कहता है ऐसे पुरुष की उंगली नहीं, गर्दन काट देनी चाहिए। और ये कहते कहते उसकी गर्दन काट देता है। अगर हिंदुस्तान के सनातनी हिंदू को कुछ बनना है तो बाहुबली बनो, और महिलाओं को कुछ बनना है तो देवसेना बनो। ये जो खूबसूरती आपके दिमाग में बस गई है, खूबसूरती, खूबसूरत दिखना है, खूबसूरती की परिभाषा तैमूर की अम्मी नहीं है। खूबसूरती की परिभाषा है देवसेना। अगर आज के युवा यही चाहते हैं और इस खोज में लगे थे कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, उसके लिए दूसरी फिल्म बन के आ गई, पता चल गया। अगर राष्ट्र बचाना चाहते हो, अपने परिवार, अपने समाज को बचाना चाहते हो, तुम्हारे पास बड़ा कम समय है, तो कटप्पा ने क्यों मारा था बाहुबली को, यह पता चल गया। तुम पता करो लाल बहादुर शास्त्री को किसने मारा था, सुभाष चंद्र बोस की सिपाही किसने ली थी, पंडित चंद्रशेखर आजाद की मुखबरी किसने की थी। तुम ये जिस दिन पता करोगे, इस देश में जो 25 से 30 करोड़ लोग छोटे भाई का पजामा पहन के बड़े भाई का कुर्ता आपको डरा रहे हैं, ये जहां से आए थे वहीं चले जाएंगे। एक बार अपने अंदर पुरुषार्थ पैदा करो,
सच का सच बोलो और इस बात लालच से निकाल दो कि आपकी बहुत बड़ी जिंदगी है, बड़ी सारी प्रॉपर्टी है। कोई प्रॉपर्टी लेके नहीं गया। लोग कहते हैं जो जीता सिकंदर, लेकिन ये कोई नहीं बताता है जिसने जीता सिकंदर को वो कौन है। नैरेटिव गलत मत बनाओ। सारे धर्म बराबर हैं, ये दुनिया का सबसे बड़ा फ्रॉड है। हर मजहब शांति का संदेश देता है, ये उससे बड़ा फ्रॉड है। अपने अंदर के लालच को निकालें। एक भी लव जिहाद नहीं होगा, एक नहीं होगा। महिला को चाहे वो हजारों के बीच में एक बैठी हो, छोटी हो, बड़ी हो, बुजुर्ग हो, कहीं पर भी हो, आप उसको जाने या न जाने, अगर आपको लगता है कि उसके चेहरे पे कुछ विचलन है, वो कुछ घबराई हुई है, आप रोकें और उसे भरोसा दिलाएं कि बात क्या है। कोई लव जिहाद नहीं होगा। उसको इस बात का एहसास कराएं कि तुम्हारा सगा भाई यहां नहीं भी है, मैं मौजूद हूं। उसको अकेला ना छोड़ें, क्योंकि आपको मालूम है कि भारतीय सनातन संस्कृति में ये शब्द ही नहीं थे दो जिनके बारे में मैं जिक्र कर रहा हूं। ढूंढ लीजिए, मुझसे बड़े बड़े ज्ञाता लोग होंगे। मैं अपने आप को कभी इतना बड़ा पढ़ाकू नहीं मानता हूं कि मैं हर विषय को जानता हूं। यहां तो ऐसे जगह के स्वामी हैं कि मैंने अभी दिन में भी कहा, स्वामी जी ने मुझे अपने बीच में बोलने का मौका दिया अभी थोड़ी देर पहले। मैंने जिन स्वामियों को देखा अपने जीवन में, उसमें ज्यादातर स्वामी मुझे ऐसे मिले। एक तो मेरा जीवन 25 साल कट गया मौलाना साहब के साथ। जो बचा हुआ था वो देखा मैंने पास से कि ये कौन से स्वामी हैं, ये क्या करते हैं। कुछ दिन बाद पता किया कि इनका किसी से अफेयर चल रहा था, अफेयर टूट गया, हताश निराश होकर वो स्वामी बन गए। स्वामी बनने का रास्ता इतना आसान हो सकता है, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। मैं ये जो स्वामी नारायण समाज है, इनके जो मुखिया हैं, मैं उनसे भी मिला और जब उनसे मेरी बात हुई तब मुझे पता चला कि क्या वजह है कि ये इतने ताकतवर और मजबूत लोग हैं। उसकी वजह यह है कि इन्होंने हताशा निराशा में ये गिरे हुए 10 धारण नहीं किए हैं, इन्होंने क्लाइमेक्स पे पहुंच के फिर वापस आके धारण किए हैं। इसलिए इनके यहां खड़गपुर का IIT भी मिल जाता है, दुनिया का बड़ा डॉक्टर भी मिल जाता है, आर्किटेक्चर भी मिल जाता है। ये हताश निराश लोग नहीं है कि जीवन जीने के लिए इन्होंने पहन लिया कि चलो बस अब इसी से काम चलेगा हमारा। और जब ऐसे लोग ऐसे प्रोग्रामों का आयोजन करने में सारथी बने तो यकीन मान लीजिए कि समाज में बदलाव हो रहा है। और आप एक आदमी को बगैर एक्शन के 3 घंटे की फिल्म पूरे एक्शन से देखते हैं भरी हुई। अगर आप मुझे 3 घंटे सुन सकते हैं तो मुझे पूरा यकीन है कि करोड़ों मोदी और करोड़ों अमित शाह और योगी पैदा हो रहे हैं। यह सिलसिला न रुके, किसी गफलत में मत आइएगा। स्थिति देश की बहुत खराब है। सरकारें अपना काम कर रही हैं, लेकिन सरकार के भरोसे राष्ट्र नहीं बचने वाला। हर एक को लड़ना है। इसीलिए आर्मी का चीफ बार बार कहता है कि भारत 2.5 फ्रंट पे लड़ रहा है, आपके पश्चिम में, पूर्व में, और जो एक 3rd फ्रंट है वो इस देश के अंदर है। ये जो RSN सिंह साहब ने किताब छापी है, ये पिछले 10 साल की उनके साथ दोस्ती में जिन विषयों पे चर्चा हुई, जिन विषयों को साथ आपने शायद सुना होगा, छोड़ भी दिया होगा, आपको लगा ही नहीं होगा कि इसका भी ये डायमेंशन होता है। इसमें 52 टॉपिक्स को कवर किया गया है। उन्होंने बहुत किताबें लिखी, अनमेकिंग ऑफ नेपाल भी लिखी है, मिलिट्री फैक्टर ऑफ पाकिस्तान भी लिखी है, वो भी पढ़ी। लेकिन इस किताब को मैं किताब नहीं मानता। आज के युग में युवाओं के लिए इससे बेहतरीन ग्रंथ नहीं है। जिस दिन आप इसको पढ़ लेंगे, एक भी जिहादी आपके सामने खड़ा नहीं हो सकता। मैं खुद इसको, कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो मैंने नहीं पढ़े,
ये पहली बार आपने मेरे हाथ में कोई किताब देखी होगी और उसका चर्चा मैं बार बार करता हूं। इस किताब के अंदर एक तथ्य जो मुझे नहीं पता था, लेकिन उसका दूसरे तथ्य का मैं खुद आई विटनेस हूं। और आपके आदमी ने उस आदमी को जिंदा रखा, उसे बचाया, इसलिए मैं आप सबका भी बड़ा धन्यवाद करता हूं। 26/11 की घटना आप सबको पता है। 26/11 की घटना में 3-4 बातें आपको पता होंगी। पाकिस्तान से आए लोग ताजमहल होटल में आए, इतने मारे, ये हुआ, और एक कसाब था उसको फांसी दे दी। 26/11 में उस वक्त की सरकार का मंत्री और पूरा एपरेटस शामिल था। बाध्य किया गया उस पूरे सिस्टम को शामिल करने के लिए। इसलिए यह इंटरप्रिटेशन नहीं है, यह तथ्यों के साथ कही हुई बात है। इसलिए मैं कहता हूं कि एक बार इसको आप देखें, सुन लेंगे तो आपको बहुत ही ज्यादा, मैं समझता हूं कि आपको आसानी हो जाएगी समझने में। और वो पेज नंबर पे मैं जाना चाहता हूं जहां इसका जिक्र किया गया है, और जिक्र ये है इतना इसमें, इसमें यह कहा गया कि घटना 26 नवंबर की है। आपको पता है कि 24 नवंबर को भारत का होम सेक्रेटरी अपनी मर्जी से तो पाकिस्तान जाएगा नहीं। जो पूरा वॉर रूम था आपका, जो किसी भी ऐसे खतरे के समय उसके तमाम डायमेंशन पे चिंता करके उसकी रोकथाम करता है, वो इतना पावरफुल होम मिनिस्टर था कि उसने इंस्ट्रक्शन दिया होम सेक्रेटरी मधुकर गुप्ता और फर्स्ट सेक्रेटरी, सेकंड सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी, सारा अमला, यानी उसको अगर एक वर्ड दें तो हम ये कह सकते हैं भारत का वॉर रूम, पूरा का पूरा वॉर रूम भारत का 24 नवंबर को इस्लामाबाद में था। आप गूगल पे सर्च कर लीजिएगा, आपको मिल जाएगा। 24 नवंबर से 25 नवंबर तक की यात्रा थी। उस वॉर रूम में एक साहब और थे, उनको सेंस हो गया समथिंग इज फिशी। वो 25 तारीख को बोले मुझे भारत जाना है, मेरी फैमिली में प्रॉब्लम हो गई है। वो आए, भारत आ गए। और पाकिस्तान ने क्या किया कि 25 तारीख को जिस डेलीगेशन को वापस आना था, उन्होंने कहा कि ये जो इस्लामाबाद है, इससे 32 किलोमीटर ऊपर एक बड़ा खूबसूरत सा वहां हिल स्टेशन है, उसको मरी कहते हैं। उनका व्हाई डोंट यू एक्सटेंड 1 डे फॉर एंजॉय द हॉलीडे। पूरे के पूरे आपके अमले को पाकिस्तान ने एक दिन के लिए कहा कि आप मरी घूम के आइए, और पूरा जो भारत का वॉर रूम था वो मरी में बैठा था, और मरी से पूरे देश का कनेक्शन कटा था, बात ही नहीं हो सकती थी, क्योंकि वहां पर कोई सिग्नल का मामला ही नहीं था। ये बात मुझे बाद में पता चली, लेकिन मुझे उस दिन की एक घटना इसलिए पता है कि मैं अभी मेरे बायोडाटा में बताया गया कि मैं पाकिस्तान का एक प्राइवेट चैनल था उसका इंडिया हेड रहा हूं 12 साल तक। 26 नवंबर को जब बॉम्बे में हमला हो रहा था, कैसे चीजों को कनेक्ट किया गया है कि देश के लोगों को और जो कॉन्स्पिरेसी रचने वाले हैं उनका राज खुले ही ना। 26 नवंबर को जो वर्तमान पाकिस्तान का फॉरेन मिनिस्टर है शाह मोहम्मद कुरैशी, उस वक्त भी वही फॉरेन मिनिस्टर था। वो 26 नवंबर को भारत की लुटियन जोन, जिसे पावर सेंटर कहते हैं, उसमें एक होटल बना हुआ है, मेरिडियन होटल, आपने सुना होगा। उस मेरिडियन होटल का चौराहा जो है उसे विंडसर पैलेस कहते हैं। उसी विंडसर पैलेस पे इंडियन वुमेन प्रेस कोर यानी ही महिलाओं का प्रेस क्लब बना हुआ है। 26 तारीख के 8:30 बजे शाह मोहम्मद कुरैशी भारत के अंदर बैठा हुआ महिलाओं के प्रेस क्लब में वार्तालाप कर रहा था। जब उनको यह घटना बताई गई तो उनके चेहरे पे कोई एक्सप्रेशन नहीं था, और धीरे धीरे वो तीव्रता बढ़ी उस घटना की, और वो थोड़ी देर बाद वहां से उठे
नॉर्मल, और उसी सरकार ने रातों रात उन्हें भारत से पाकिस्तान भेज दिया। हमारे यहां का डेलीगेशन जब आया, जब काम हो गया, और जिस शख्स को इस बात की स्मेल थी, जब उसने खुलासा किया तो सरकार ने उसको इतना टॉर्चर किया कि बस वो जिंदा ही बच गया। यही बड़ी बात है। उसका नाम सार्वजनिक जीवन में और इस किताब में भी हम लोगों ने नहीं लिखा है। हम लोग जानते हैं, उनसे मिल चुके हैं, वो जीवित है, उनको सब कुछ पता था। इसलिए थर्ड फ्रंट की लड़ाई आपके बीच में है, वो मुझे और आपको लड़नी है। मेरा यहां आना, आपने मुझे बुलाया, ये उसी थर्ड फ्रंट से लड़ने के लिए मैं आपको वो तथ्य बताने की कोशिश कर रहा हूं जो मेरे पास है, आपके पास नहीं है। अपनी अपनी भूमिका अपने सामर्थ्य और योग्यता के साथ तय करिए। इसलिए एक चैनल है जिस पब्लिक 24 जिसकी बात की है, वो आजकल थोड़ा सा कुछ हैक हो गया है, इसलिए हम उस पर कुछ नहीं डाल पा रहे हैं। इस बीच में हम लोग पिछले 2-3 महीने से एक वी सपोर्ट पुष्पेंद्र चैनल है, वी सपोर्ट पुष्पेंद्र कुलसेस, उसी के ऊपर सारे वीडियो डालते हैं, चाहे वो सुशील भाई हो, चाहे RSN सिंह साहब हो। पर्पज़ उसका यह है कि आपको एक पूरी बात एक पूरे तर्क के साथ मिल जाए, ताकि आप उसको समझ सकें कि उसमें क्या क्या पॉइंट हैं। इसी तरीके से कोई 40 से ऊपर मेरे नाम से ट्विटर हैंडल चलते हैं, उसमें पुष्पेंद्र AMU है, आप उसको अगर फॉलो करना चाहें तो करें। पुष्पेंद्र कुलसेस वेरीफाइड पेज है, उसके ऊपर जो हम चीज़ें डालते हैं। और इस पूरी लड़ाई को लड़ने के लिए हमारे पास कोई पैसा नहीं है, और ना ही हम सार्वजनिक तौर पे किसी से कहते हैं बात, क्योंकि मुझे लगता है कि आप लड़ाई लड़ते रहें, यही बहुत है। लेकिन इस बीच में बहुत सारे साथियों ने कहा कि कोई ना कोई ऐसी जगह बनाई जाए, और जिसकी ज़रूरत मुझे इसलिए लगी कि इस पूरे कोरोना काल में साल भर तक जो हमको टारगेट पूरा करना था वो नहीं हो पाया, और कमोवेश ये स्थिति आज ये है कि मैं एक रात ही घर जा पा रहा हूँ, और मेरी तबीयत भी बहुत बेहतर नहीं है। इस लड़ाई में 5 लाख लोगों का हमने टारगेट किया है, और हम सिर्फ उनको एक ही बात चाहते हैं कि अपनी बात को बिना डरे, बिना किसी भय के, बिना किसी लालच के, किस पार्टी में कौन है और किस संगठन में कौन है, जो राष्ट्र के प्रति अच्छी चीज़ है उसे खुल के कहो। और युवाओं को हम कोशिश कर रहे हैं कि उसको कैसे जोड़ पाएँ। और आप जानते हैं कि आज के दौर में कॉफ़ी भी जो है 200 रुपये की आती है, लिहाजा बहुत सारे युवा देश के हमारे साथ जुड़ना भी चाहते हैं, और हम सिर्फ उनसे यही कहते हैं कि अगर आप लॉ कर रहे हैं, आपने LLB वगैरह LLM वगैरह किया है, तो आप इन मुद्दों को देखें, हिस्ट्री में देखें। लेकिन हम सब की ख्वाहिश ये है कि हम एक टीम बनाएं 10-12 लोगों की, जो बैक रूम में काम करें, क्योंकि अब मुझसे ऐसा होता है कि मैं बहुत सारी किताबें पढ़ नहीं पाता हूँ, बहुत सारी चीज़ों को निकाल नहीं पाता हूँ, वो मेरे दिमाग में रहते हैं, लेकिन या तो थकन के कारण या कंटिन्यूस भागते भागते मैं नहीं कर पाता। इसलिए उस टीम को बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं। उसके लिए हम लोगों ने एक ट्रस्ट बनाया है कुछ दिन पहले, और हम सब से ये विनती, शायद पहली बार मैं सार्वजनिक मंच से ये कह रहा हूँ, उसके पीछे मंशा ये है कि आप चाहें एक बार जीवन में 500 रुपये भी दे देंगे तो हम समझते हैं हम अपने टारगेट को पूरा कर लेंगे। और उसके नियम हमने कुछ इस टाइप से बनाए हैं कि उस ट्रस्ट से कोई पैसा नहीं निकाला जा सकता। उस ट्रस्ट के इंटरेस्ट से हम जो मुहिम चलाना चाहते हैं वो चले, और हम अपने जीते जी चलाएं, और हमारे जाने के बाद भी वो चलती रहे। आपकी मर्जी हो, आप ऐसा चाहें करें। सिर्फ इतना ही है कि एक बार हमारी ख्वाहिश है कि एक बार कोई भी एक आदमी उसमें 500 रुपये डोनेट करे। हम जीवन भर दोबारा नहीं मानेंगे। हमें उम्मीद है कि हम इतने लोगों तक पहुंचेंगे कि उससे हम काम करें और उससे 5 लाख लोग जुड़े, और ये मुहिम एक नहीं, 1000 पुष्पेंद्र, 1000 GD बख्शी, 1000 RSN सिंह आने वाले समय के तैयार हों। सिर्फ इतनी हमारी ख्वाहिश है। आपने मुझे बुलाया, इतने धैर्य के साथ सुना, लेकिन फिर मैं कह रहा हूं, डॉक्टर 15 साल बाद भेजा है आपने। डॉक्टर बनाना बंद मत कीजिएगा। एक नहीं, कई करोड़ डॉक्टर चाहिए इस देश को। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।